हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यार्थी एकेडमी में। जी बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 10 बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए, जो कि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं गणित के, मैथमेटिक्स के 30 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जामिनेशंस 2026 के हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा बच्चा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चंस को 1 से लेकर 30 तक इस वीडियो में पहले समझे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ में एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा, जिसके वजह से आप अगर किसी प्रकार के अगर क्वेश्चंस हो तो आप बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का क्लास हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहां पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है सिद्ध करें कि 2√3 का एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं हमको प्रूफ ये करना है, जो 2√3 जो नजर आ रहा है ना, ये एक अपरिमेय संख्या है। इसको मुझे क्या करना है बच्चा, तो मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, अब ये तो 100% श्योर हो जाए बच्चों, ये आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आएगा ही आएगा। और जितने भी क्वेश्चंस की बात करें बच्चे, या तो 2 में या तो 5 में, इस तरीके से आते ही आते हैं। चलो बच्चा, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेके सॉल्व करते हैं। तो बोला गया प्रूफ करना है। ठीक है, तो माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, मान लीजिए आप इसको अगर आप परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो जैसे अगर ये बच्चा परिमेय संख्या अगर हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम लोग इसको 2√3 को इक्वल्स टू a/b के बराबर में लिख सकते हैं। हाँ या ना, लिख सकते हैं। जहां पे आप क्या लिख सकते हो, जहां पर a और b एक अभाज्य गुणनखंड है। चलो, इस तरीके से मैंने मान लिया। अब जैसे बच्चा ये माने हैं, तो आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको मैं बना रहा हूं। इसको आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या निकल के आएगा, 2√3 b ऐसे निकल के आ रहा है, इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, a। यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने की कोई जरूरत नहीं, वर्ग वहां पर करेंगे जहां पे आपको सिर्फ इस तरीके से रहेगा, √3 रहेगा या √5 रहेगा, उस तरीके से। ठीक है, आपको बस यहाँ पे ऐसा करना है। देखिए, वैसे तो हम डायरेक्ट भी यहाँ पे इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। आप सिर्फ क्या करो, √3 ऐसे लिखो, उसके बाद a। अब बाय में ये b लिखा हुआ है, तो b तो लिखबे करेंगे, लेकिन 2 से यहाँ पे जब मल्टीप्लाई ऐसे करके लिख देंगे तो बात तो बराबर ही हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हो गया। अब जैसे देखिए √3 इक्वल टू क्या निकल का आया, a/2b। तो यहां पे अगर देखा जाए बच्चा, तो यहां पर √3 बराबर √3 एक क्या है, परिमेय है। अभी के लिए तो एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या होगा, अभी के लिए होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम इसको पहले से ही मान चुके हैं, तो ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, √3 एक अपरिमेय संख्या होता है। √3 एक अपरिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर लिखे तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार मेरा मानना गलत है। जो हम लोग ऊपर माने हैं ना, वो माना हम लोग का क्या है, गलत है। तो हम कह सकते हैं, चूंकि क्यों गलत है, चूंकि यहाँ पे आप कह सकते हो, चूंकि यहाँ पर 2√3 एक अपरिमेय संख्या ही होगा,
है ना। आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, आपको 100% जो है मार्क्स मिल जाएगा। इसका लॉजिक ये है बच्चा, जब हम लोग को ये पता आना चाहिए जो परमेय संख्या जो होता है ना, कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर में नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस पे आप ध्यान दो। आपको पता है जैसे अभी लिखे √3 = a/b, तो आपको पता है ना, जहां पे आप चाहो तो एक ब्रैकेट में ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो जहां पर ये a/2b एक क्या है, तो एक पूर्णांक है कि नहीं। अब पूर्णांक मतलब क्या, इंटीजर्स के फॉर्म में है कि नहीं। तो ये एक पूर्णांक बन गया और यहाँ पे एक परमेय बन गया। तो कभी भी ये कह सकता है a/b के फॉर्म में नजर आ रहा है, a/2b के फॉर्म में, ये तो परमेय है और ये क्या है, अपरमेय है। तो कभी भी परमेय और परमेय के बराबर में नहीं होता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे कह सकते हो जो ऊपर हमने माना है वो एक क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अपरमेय संख्या ही होगा। ठीक है बच्चा, ये था क्वेश्चन नंबर पहला, बन गया होगा। इस तरीके से आप बना लोगे। चलो बच्चा, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है यहाँ पे, जो हम लोग को एलसीएम निकालना है, लघुत्तम निकालना है। अब लघुत्तम जो निकालना है वो कौन सी विधि से निकालना है, गुणनखंड विधि से निकालना है। तो गुणनखंड विधि हम लोग किसको कहते हैं, जहां पे अलग अलग सारे के सारे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, बोला कि संख्या इतना इतना का लघुत्तम समवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि, तो अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात कर रहे हैं। अब नंबर कौन कौन सा दिया हुआ है, 12, तो 12 अलग लिखो। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे दिया है 144, तो 144 अलग लिखो, सबको अलग अलग करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइज करके। उसके बाद दिया हुआ है 240, इसको भी अलग लिखो। ऐसे अलग अलग एक साथ अगर लिखेंगे तो फिर वो जो है ना डिवीजन मेथड से आ जाएगा। अब इसको ऐसे लिखो, 2 लगाया कितना आ जाएगा 6, 2 लगाया कितना आ जाएगा 3, 6 लगाएंगे 1। इसका प्राइम रेज क्या होगा बच्चा, 2 का पावर कितना बनेगा 2 अगुने 3। अब एक लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद ये किसके बराबर में होगा, तो 12 के बराबर में। उसी तरीके से इसका अगर बात करें आप 2 से लगाओ तो कितना बनेगा 7, 2 फिर 2 से लगाया 36, फिर 2 से लगाया 18, 2 से लगाओ 9, फिर 3 से लगाओ 3, और ये ऐसे। अब इसका प्राइम रेज करके देखो, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 पावर कितना हो जाएगा 4, और 3 कितने बार है, 1 2 बार है, तो 3 पावर यहाँ पे हो जाएगा 2, कहानी खत्म। अब यहाँ लगा 2 से लगा 120, 2 से लगा यहाँ पे 60, 2 से लगा 30, फिर 2 से लगा दो यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 3 से लगा दो 5। अब यहाँ पे पावर रेज करो 1 2 3 4, तो 2 पावर कितना हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 5। तो यहाँ पे बचा मैंने सबका लिख लिया, यहाँ पे मैंने सबका लिख लिया है अलग अलग तरीके से, मतलब ऐसे करके मैंने लिखा। अब इसका निकालना है लघुत्तम, निकालना है ना। तो लघुत्तम इसका क्या निकल के आएगा बच्चा, लघुत्तम, तो लघुत्तम इसका निकल के आएगा। आप ध्यान सुनना, पहले ये लिखो क्या लिखा हुआ है 2 इंटू लिखा हुआ है 3, फिर इसको लिखो 2 इंटू 3 फिर इसका लिखो 2 इंटू 3 इंटू 5, ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो अगर मैं इसको बनाता हूं गुणनखंड विधि से तो क्या करना होता है, पहले तो आप इस तरीके से प्राइम रेज कर दोगे, मतलब इस तरीके से आपको गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड करने के बाद इसके पावर को रेज कर लेना, जैसे पावर घात। ठीक है ना, इसको मैंने घात यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना होता है, जो एक जैसा है पहले उसको हम लोग देखेंगे। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 क्या है सब में कॉमन है, और जो सब में कॉमन होगा और सबसे ज्यादा पावर होगा उसको लेना पड़ता है। तो यहाँ देखो 2 सब में तो है, लेकिन सबसे ज्यादा पावर क्या नजर आ रहा है 2 4, तो आप यहाँ पे लिखो 2 4। उसके बाद यहाँ पे 3 देखो, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है ना कॉमन, लेकिन सबसे ज्यादा पावर किसमें है 2, तो यहाँ पे 3 क्या बनेगा 2 बनेगा। उसके बाद क्या बच्चा, यहाँ पे 5 नजर आ रहा है, कहीं और नजर आ रहा है नहीं ना, सिर्फ इसी में नजर आ रहा है। तो बाकी बात जो बच भी जाता है ना उसको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करो, 2 पावर अगर 4 है तो कितना बनेगा 32, 2 का पावर अगर 4 है तो कितना हो सकता है 2 पावर 4, तो इसको ऐसे देख लो 2 पावर 4, तो यहाँ 1 2 3 4 गो है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब 16 बनेगा। और 16 यहाँ पे बना, इंटू 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, इंटू हो जाएगा 5, तो 16 9 जा यहाँ पे अगर बात करें तो हो जाएगा 144, और 144 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 5 से, 5 4 जा हो जाएगा 20, 20 के यहाँ पे कैरी 2, 5 4 जा 20, और 20 यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 5 2 7, मतलब बच्चा यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो 720 निकल के आएगा। यही होगा आपका
एलसीएम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग गुणनखंड विधि से यहाँ पे लघुत्तम निकालना। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, यूक्लिडिक्स डिवीजन एल्गोरिथम के उपयोग करके हमको जो है ना यहाँ पे 135 और 255 का महत्तम समावर्तक निकालना है। ठीक है बच्चा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग को पता होना चाहिए, पहले तो क्वेश्चन नंबर तीसरा की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे अगर इसको बनाना चाहते हैं यूक्लिडिक्स विधि से, ठीक है ना, यूक्लिडिक विधि से अगर बनाना चाहते हैं, यूक्लिडिक के विभाजन विधि से, सिंपल सी बात यहाँ पे करते हैं विभाजन एल्गोरिदम से। ठीक है, तो इसको अगर बनाएंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला, कैसे हम लोग लिख सकते हैं। पता होना चाहिए बच्चा, क्या होता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में r, और क्या होता है यहाँ पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r, और ये किसके बराबर हो जाता है, b के बराबर हो जाता है। ये होता है रूल। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा यहाँ पे यूक्लिडिक के विभाजन के एल्गोरिथम के हिसाब से, उपयोग के हिसाब से हमको मुझे बनाना है इसका HCF। तो पहला नंबर कितना दिया 135, फिर क्या दिया 225। अब ये दोनों नंबर में क्या करना होगा, हम लोग को यहाँ पे कंपेयर करना है। मतलब क्या, हम लोग को यहाँ पे ये पता करना है पहले जो बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पे इसको मान लेते हैं, इसको अगर मान लेते हैं जो सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो ऐसे कर लेते हैं 225 ग्रेटर हो जाएगा किसके हिसाब से, तो 135 के हिसाब से। और जो सबसे बड़ा होता है ना वही क्या माना जाता है हम लोग का डिवाइजर। ठीक है, तो डिवाइजर्स के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको रफ करके बताते हैं। जैसे 225 है, अब 225 को यहाँ पे 135 से मुझे भाग देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे इसको बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। फिलहाल डिविडेंड के लिए यहाँ पे अगर बात करें ए यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें बच्चा, इधर जो बचता है वो क्या होता है, कॉसेंट बचता है। इधर जो बचता है उसको अभी फिलहाल क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। और नीचे जो बचेगा उसको क्या बोलिएगा, आर, रिमाइंडर। ठीक है, तो आप मान लो ये दोनों ग्रेटर है। अब इसके हिसाब से अगर लगाते हो, यहाँ पे 225 है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखो, एक जगह पे लिखो 225। ठीक है, अब इक्वल्स टू बी, तो बी कितना बनेगा 135 तो बनबे करेगा। फिर यहाँ पे इनटू कॉसेंट, तो कॉसेंट कितना यहाँ पाएगा, तो आप कितने टाइम्स में लगा सकते हो, ये तो समझ में आ गया। लेकिन इसको क्या बोल सकते हैं, आप देखो सुनो ध्यान से। आप जैसे ही यहाँ पे 135 से इसको भाग दिया तो 1 जा लगेगा ना। तो 135 हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा कैंसिल। तो इस तरीके से बचा, इसका क्वोशिएंट मतलब क्यू कितना है 1, तो यहाँ पे लिखो 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 90। और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक जो है ये चलता रहेगा। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा फिर से। अब फिर से अगर आप बात करें तो अब जो नेक्स्ट जो बनेगा डिवाइजर वो क्या बन जाएगा, तो डिवाइजर अब नेक्स्ट बनेगा ये वाला, क्योंकि आप इसको इधर लेकर ट्रांसफर करते हो, याद है ना डिवीजन मेथड से। तो 135, अब ये जो बनता है ना, अब यहाँ पे लिख दो 135। तो अब 135 जैसे लिखा बच्चा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे ये कितना है आपका 90 डिवाइजर, तो यहाँ पे ये 90 आ जाएगा। तो 90 इंटू कॉसेंट कितना सा 92 जो अगर करेंगे तो फिर तो 180 आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आप एक ही बार में लगाओगे यहाँ पे 90, तो यहाँ पे एक ही बार लगा। फिर रिमाइंडर इसमें कितना बचेगा, तो 5 का 5 रह जाएगा, 13 में से 9 गया तो यहाँ बचेगा 4, 45, तो ये हो जाएगा 45। फिर से यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा फिर से, ऐसे करके ये चलता रहता है यूक्लिडिक्स में। अब ये बनेगा आपका, ये जो 45 है ना, ये 45 और ये 90 हो जाएगा इधर, मतलब ये इधर आता है, पता ही होगा। हम लोग अगर भाग विधि के द्वारा अगर महत्तम समावर्तक निकालते तो ऐसे निकालते हैं ना। अब ये 90 जो बनेगा यहाँ पे बन जाएगा डिवाइजर, मतलब अब यहाँ पे अगर बात करें ये जो 90 है उसको हम लोग यहाँ पे लेकर आएंगे, ये 90 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बार लगाएंगे, 45 को कितना बार लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे, तो ये 90 कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको लगाना पड़ा 45 गुने 2, और यहाँ पे शेष पर कितना बच गया, शेष पर कितना बच गया, कट गया तो 0 ना बचा, कैंसिल होने का मतलब यहाँ पे क्या है 0। अब जैसे यहाँ पे ये 0 हुआ तो आप यहाँ पे कह सकते हो, तो यहाँ पर महत्तम समावर्तक जो होगा वो कितना होगा बच्चा, तो बोल सकते हो ये वाला,
ये वाला, यही जो b बनता है ना जिससे डिवाइड करते हैं, ये लास्ट वाला जो होता है वही ना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 45। ठीक है, तो यही होगा आपका आंसर किसका, तीसरा नंबर क्वेश्चन का। तो ये जब तक चलेगा जब तक यहाँ पे हम लोग का शेषफल 0 नहीं आ जाए। जैसे ही 0 आ गया तो यहाँ पे जो हम लोग का यहाँ पे भाज्य, जिसको इसको हिंदी में अगर कहा जाए बच्चा, इसको आप क्या कह सकते हैं, तो भाजक कहते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक। और जिससे भाग दिए हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। और इधर जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल कहते हैं। और नीचे जो बचता है उसको क्या कहते हैं बच्चा, शेषफल, है कि नहीं है। तो इसको फिलहाल इंग्लिश में यहाँ पे ABQ के हिसाब से, शॉर्ट फॉर्म के हिसाब से लिया गया। ठीक है, तो यही होता है हम लोग का डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो जब भी अगर क्वेश्चंस अगर पूछ दिया जाएगा यूजिंग एक्लोडिक्स डिवीजन एल्गोरिथम, या हिंदी में कहें एक्लोडिक्स विभाजन एल्गोरिथम के उपयोग करके आपको बनाना अगर है, तो आपको क्या करना होगा, इसी तरीके से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर अगर कहें तो तीसरा नंबर समझ में आ गया बच्चा। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया द्विघात बहुपद दिया गया उसका शून्यक निकालने। मतलब सिंपल सी बात है, शून्यक वहां पे निकालेंगे जहां, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज करने के लिए फैक्टराइज करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे लिखो 6y² माइनस 7y। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा -3। अब यहाँ पे ये पॉलिनोमियल्स के हिसाब से है, बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। तो अब इस पॉलिनोमियल्स को मान लो y इक्वल टू यहाँ पे ये 0 है, तो इसके बराबर में ये भी क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीरोस निकाले हैं। अब इसको देखो मिडिल टर्म स्प्लिट से मध्य भाग तोड़ के इसको इससे गुना कर लो, तो कितना आ जाएगा, 6 3 18। तो सोच सिर्फ रखना है यहाँ पे -18 आया है, -18 नहीं, 6y² को अगर -3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -18y² आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो कैसे लिख सकते बच्चा, अब यहाँ पे देखो 6y² माइनस 9y और यहाँ पे हो जाएगा +2y। होगा कि नहीं होगा, -9 में से अगर +2 करेंगे तो -7 बचेगा। अब -9y को 2 से गुना करेंगे तो -18 आ जाएगा। ये सिर्फ सोचना पड़ता है, आप लोग को मालूम ही होगा, क्योंकि यहाँ फिलहाल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चा कितना कॉमन ले सकते हो, 3y कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा आपके पास 2y, तो 3 2 जा 6y हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 3 3 जा 9, प्लस यहाँ पे 1 लो और फिर यहाँ पे 2y माइनस 3 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। अब ये दोनों को दोनों क्या है, सेम है, तो आपको क्या करना होता है, एक ही बार लिखना पड़ता है, 2y माइनस 3 एक बार। अब यहाँ पे देखो ये 3y प्लस 1 ऐसे करके है, तो यहाँ पे 3y प्लस 1 ऐसे करके होगा, इक्वल टू 0 हुआ। तो आपको क्या करना होगा बच्चा, एक बार ध्यान से समझना है, आपको इसके बराबर में 0 लेना है, तो यहाँ पे लो 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, एक बार ऐसे करना होगा, और 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना निकल आएगा, माइनस में उधर चला जाएगा 3 और 2 से डिवाइड हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और दूसरी तरफ यहाँ पे प्लस में है, उधर गया था माइनस और इधर 3 से डिवाइड कर देगा। तो यही हुआ आपका 2 जीरोज। आप चाहो इसको मान सकते हो ये अल्फा हुआ, इसको मानो तो आप बीटा बोल सकते हो, ये अल्फा और ये बीटा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर बच्चा आपका 4 नंबर। ठीक है, चलिए आपको फैक्टराइज कर देने, बात समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भाई क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आपका पॉलिनोमियल्स अगर पी से अगर बात करें दिया हुआ है और कोसेंट भी दिया हुआ है, एक तरीके से बोल सकते हैं ये डिविडेंड दिया हुआ है और कोसेंट वहां पे बोला गया दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा भी है qx इक्वल टू और px इक्वल टू का घात ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है बच्चा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5, अब यहां से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 यहां से देखो, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है जो px, ठीक है, इक्वल टू x² माइनस 18 प्लस में 81। तो बच्चा पहली बात बताओ, तुम क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, x इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पे 18x है, तो ये गलत लिखा गया। यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्या लिखा हुआ है 18x, और फिर क्या लिखा है यहाँ पे प्लस 81। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे -18x तो ठीक है, अब 2 इंटू यहाँ पे x इंटू अब यहाँ पे 9, अब प्लस में अगर मैं यहाँ पे अगर लिखूं
तो क्या लिखा जाएगा बच्चा, यहाँ देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं। मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला x माइनस 9 को अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो आपको ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पॉलिनोमियल px के हिसाब से कर रहा है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चा तो देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, qx इक्वल्स टू क्या दिया हुआ यहाँ पे, x माइनस 9 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं दिया हुआ है। ठीक है ना, दिया हुआ है, तो दिया हुआ यहाँ पे आपको पता चल गया क्या दिया हुआ है, दिया हुआ यहाँ पे ये है, दिया हुआ है। ठीक है, तो qx इक्वल्स टू क्या दिया यहाँ पे, x माइनस 9 ये दिया हुआ है। तो इसका घात निकालना है, तो आप यहाँ पे देखो ऐसे करके लिखा हुआ है px ऐसे करके, अब बाय में लिखा हुआ है qx ऐसे करके, इसका मान निकालना, ये नहीं बोला है। तो बहुत सिंपल है, px देख सकते हो px का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेकर रखे हैं। अच्छा x माइनस 9 दिया हुआ बच्चा, तो क्या इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ, x माइनस 9 एक बार और एक बार और लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि बाबर यहाँ पे घात कितना लिखा हुआ, दो लिखा हुआ है, इसीलिए दो बार लिख दो। अब बाय में यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दिया qx, ये निकाले हो यहाँ पे, तो यहाँ पे सीधा लगा दो x माइनस 9, ये भी हो गया। अब देखो ये सब सेम है, इसको इससे कैंसिल कर देगा बच्चा, तो आपका क्या आंसर आ रहा है, x माइनस 9 आ रहा है। तो इसका जो मान होगा, इसका जो मान होगा बच्चा वो क्या निकल का है, px बाय यहाँ पे qx का अगर बात करें मान, यही हुआ आपका मान सम्मान, ये यहाँ पे आंसर हुआ। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर बच्चा आपका 5। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो लिखा हुआ यहाँ पे यदि बहुपद fx दिया हुआ है, चलो ठीक है, तो यहाँ पे बहुपद दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें बच्चा, तो यहाँ पे लिखा हुआ फंक्शंस कर रहा है यहाँ पे x इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, कि शून्यक अल्फा और बीटा है, तो मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है बच्चा, आपको पता होगा अगर हम बात करें शून्यक का जो योग होता है वो क्या होता है, मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका, तो माइनस बी बाई ए होता है ना। अब वही अगर बात करें इन शून्य का गुणनफल क्या होता है, तो सी बाई ए होता है। आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पे पहले लिखिए। ठीक है, शून्य का योगफल, तो योगफल मतलब इसको ऐसे लिखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो बच्चा यहाँ पे बताओ ए, अच्छा इसमें ए किसको कहिएगा, पहली बात तो आप यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे ये किसको क्या कहेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लो। आप देखो यहाँ पे, अब इसमें ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 5, उसके बाद बी का जो वैल्यू हो जाएगा -7 और सी का जो हो जाएगा वो 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब आगे की कहानी अगर बात करें तो माइनस बी बाय ए, तो माइनस देखो बी, यहाँ पे बी का कितना दिया है, यहाँ पे बी जो दिया गया इसके कोएफिशिएंट की बात करें तो कितना दिया है, -7, तो माइनस, फिर यहाँ पे माइनस लगा देंगे 7 और यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, ए का वैल्यू दिया है 5, इसका मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। ये किसका वैल्यू निकल गया, अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे ऐसे हुआ। अब इसके अगर गुणनफल की अगर बात करें तो गुणनफल शून्यकों का, इसको ऐसे लिखो, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि हम लोग क्या बनाते हैं बच्चा, सी बाय ए। तो यहाँ पे सी कितना है 1, ए कितना होगा 5, तो ये आपका हो गया। चलो अब यहाँ पे इतना बात अगर समझ में आ गया, ठीक है, अगर जैसे ही यहाँ पे इतना बात अगर समझ में आ गया तो अब मुझे मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, मुझे मान किसका निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का निकालना है, इसी का मान निकालना है। तो बच्चा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये एगो फॉर्मूला होता है, एगो सूत्र होता है। ठीक है, इसका ये सूत्र है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। जो अल्फा प्लस बीटा का जो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, मतलब अल्फा का वर्ग
और बीटा का वर्ग के बराबर में यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे वर्ग हो जाएगा और माइनस में 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, आपको अब कुछ नहीं करना है। आप बताओ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप कितना यहाँ पर रखे हो, 7/5 ना, तो यहाँ पर रख दो 7/5, इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा के यहाँ पे देख लो कितना निकाले हो 1/5, तो यहाँ पर रख दो 1/5। समझ में आ रहा है? अब इसका स्क्वायर करो, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, अब 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस इसको गुना करते हैं 2 हो जाएगा 5। अब बच्चा इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, वही करने वाले हैं, मतलब इसका हम लोग सॉल्व करेंगे। जो फ्रैक्शंस होता है लघुत्तम होता है उसके हिसाब से हम लोग इसको निकालेंगे। तो 25 और 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 49। अब 25 को 5 से भाग दीजिए हो जाएगा 5, और 5 को 2 से गुना कर लीजिए हो जाएगा 10। तो यहाँ पे कितना बनेगा 39/25। अगर मेरा कैलकुलेशन अगर सही होगा 5 से डिवाइड कर 5 से 10, ठीक है, यही होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चा, 6 नंबर का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने हैं। चलो बच्चा, ये क्वेश्चन आपको बन चुका है, आप देख लेना इस क्वेश्चन को, इसी तरीके से बनाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये तो हो चुका है क्वेश्चन, यहाँ पे यही था, फिर से चेक कर लेते हैं क्या सही है कि नहीं। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे यही होगा। चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7वां नंबर। तो बोला गया यहाँ पे समीकरण यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, मतलब समीकरण जो दो हम लोग बात करते हैं ना 2 वेरिएबल वाला रैखिक समीकरण का, वो दिया हुआ है, इसको हल करना है। चलो यहीं पर हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप कैसे लिख सकते हो, x माइनस 2y बराबर में 0। उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे लिखो 3x प्लस 4y माइनस 20 है ना। अब माइनस 20 अगर मान लीजिए उसको उस तरफ अगर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस में 20। क्या है ना बच्चा, इस क्वेश्चंस में ऐसा नहीं लिखा हुआ है जो आपको कौन से विधि से बनाना है, नहीं लिखा हुआ है ना। तो मैं क्या करता हूं, इसको लुप्तीकरण विधि से बना देता हूं। ठीक है, लुप्तीकरण विधि मतलब एलिमिनेशन मेथड से इसको बना देता है। तो लुप्तीकरण विधि से बनाने के लिए क्या करना होता है, तो हमको दोनों में से मतलब या तो x को पूरा खत्म करना है या तो y को पूरा खत्म करना है। इसके लिए क्या होता है, इसके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है ना, ये वाला अगर बात करें इसका कटना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 2 से गुना कर लेते हैं। अगर इसको 2 से कर लें, इसको अगर 1 से अगर गुना करते हैं, ये आपका पहला समीकरण हुआ, ये आपका दूसरा समीकरण हुआ। तो 2 से अगर गुना करते हैं, 2 को अगर x है तो कितना होगा 2x, और 2 दूना कितना बन जाएगा -4y, और 0 को 2 से गुना करेंगे 0, मतलब सब गुना हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब 1 से गुना करेंगे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4y इक्वल हो जाएगा 20। आप देखो बच्चा, अब ये माइनस में ये प्लस में दोनों सेम हो गया। जैसे इसको अगर हमने कोएफिशिएंट इसको सेम कर दिया, अब इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जोड़ने पर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू ये हो जाएगा 20। तो x बराबर में हो जाएगा 20 को आप 5 से भाग दे दो तो कितना हो जाएगा 4। तो x का जो वैल्यू हुआ बच्चा वो कितना निकल के आ गया 4 निकल के आ गया। अब मैं इसको अगर y का वैल्यू अगर निकालूं तो क्या करना होगा, x के वैल्यू को अब यहां पे लिखते हैं, अब x बराबर 4 का मान समीकरण फर्स्ट पर या रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो यहां देखो फर्स्ट समीकरण आपके पास क्या दिया हुआ है, x माइनस 2y बराबर में 0। तो x वैल्यू आपने कितना निकाला बच्चा 4 माइनस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अगर इसको ऐसे लिखे -2y और ये प्लस में 4 है, उस तरफ अगर जाएगा साइड अगर चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे y बराबर में क्या होगा, 4 को 2 से भाग देंगे 4/2, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप कह सकते हो बच्चा जो x का जो वैल्यू हुआ मान हुआ वो 4 है, और y का जो मान निकला भी आपका वो y का मान कितना निकला 2 है। यही होगा इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 7 का।
ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको मैंने बनाया लुप्तीकरण विधि से। आप चाहो तो बना लेना, आपको जो 3 मेथड है उससे भी बना सकते हो। ठीक है बच्चा, चलो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8वां जो कह रहा है यहाँ पे, बोला गया फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे मतलब अगर बात करें द्विघात समीकरण का विभक्ति ज्ञात करना है, विभक्ति कर ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, और फिर इसकी प्राकृतिक बताएं जी कैसा होगा। ठीक है, तो चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 आप यहां से देखो, आपके पास जो समीकरण दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 3y² माइनस 2√6 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 = 0। अब बताओ बच्चा यहाँ पे एक कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा -2√6 हो जाएगा और c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा 2। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे विभक्ति ज्ञात इसको करते हैं, ठीक है ना, तो d बराबर में फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, b² - 4ac। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको अगर यूज करते हैं तो देखो b की जगह आप क्या रखेगा, -2√6² माइनस 4 इंटू a की जगह पे कितना रखना है, 3, और उसके बाद c की जगह पे कितना रखना है, 2 रखना है। अब ये d निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ पे हिंदी में कहते हैं इसको विभक्ति कर निकालते हैं, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं। अब ये माइनस का स्क्वायर 2 बार रखा तो प्लस में हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और √6 को अगर आप वर्ग करते हो, जैसे √6 को अगर 2 बार गुना कीजिएगा ना तो एगो जो है ना 6 निकल के आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 4 × 12, 12 दूना कितना हो जाएगा 24। मतलब ये बच्चा यहाँ पे 24 - 24, तो 24 - 24 तो d कितना हो जाएगा 0, d यहाँ पे कितना निकल का आ गया 0। तो ये तो हो गया आपका डिस्क्रिमिनेंट, लेकिन आपको बोला कि इसका प्राकृतिक, तो इसका प्राकृतिक क्या होगा, इसका नेचर ऑफ द रूट्स इंग्लिश में कहते हैं, इसका प्राकृतिक जो होगा वो क्या होगा, दोनों अगर बात कहें यहाँ पे क्या बनेगा इसका, तो दोनों रूट्स मतलब इसके दोनों अगर बात करें मान जो होगा वो पूरे तरीके से क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का मान जो होगा, मान होगा बराबर, क्या होगा बच्चा, बराबर हो जाएगा। इसका दोनों जो प्राकृतिक अगर बात करें वो बराबर हो जाएगा, दोनों इक्वल रूट्स में चला जाएगा। ठीक है, इसका इक्वल रूट्स हो जाएगा। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो बराबर में चला जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको फैक्टराइज अगर करूं, इसको अगर मान लीजिए गुणनखंड करते हैं तो दोनों आंसर x का और y का, x तो y निकल के आएगा नहीं, सिर्फ y का, दोनों को दोनों आंसर क्या होगा, सेम ही निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का जो मान होगा, यहाँ पे प्राकृतिक जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8 नंबर। तो द्विघात समीकरण में आपको इस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट आपको निकाल लेने हैं। ठीक है बच्चा, चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ बोला गया द्विघात सूत्र हमको यूज करना है और इसका मूल निकालना है। अच्छा बच्चा, इसमें अगर बात करें यहाँ जो लिखा हुआ था इसके प्राकृतिक, इसका मूल क्या होगा, दोनों का मूल क्या होगा, बराबर होगा। हम यहाँ सिर्फ मान लिख दिए हैं, यहाँ पे मूल होगा। इसका अगर बात करें आपको लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, मूल, इसके दोनों मूल क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जो भी आप निकालिएगा वो दोनों को दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण उपयोग कर समीकरण का यहाँ मूल निकालें। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे आप समीकरण लिखो x² + 7x - 60, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, बराबर में क्या दिया है, 0। तो इसका अगर आप लिखिएगा कोएफिशिएंट तो क्या लिखल का आएगा, 1, b की वैल्यू कितना हो जाएगा 7, इसका c कितना हो जाएगा -60, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर द्विघात सूत्र यूज करते हैं, ठीक है, तो द्विघात सूत्र अगर यूज करते हैं, द्विघात सूत्र से, तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या फंक्शन कर रहा है, x फंक्शन कर रहा है। तो x = होता है प्लस माइनस, यहाँ पे आपको निकल के आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चलो इतना देर में लिखा जाएगा, प्लस माइनस यहाँ बचेगा b। ठीक है ना, पहले तो b लिखेंगे हम लोग, -b प्लस माइनस √b² - 4ac, अब बट्टे में क्या होता है
2a होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है बच्चा, फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से ये जो हम लोग द्विघात समीकरण जो लिखे हैं, इस द्विघात समीकरण के हिसाब से मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, इसमें हम लोग सारे के सारे वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो यहां पे अगर बात करें बच्चा, अगर आप इसमें वैल्यू अगर रखते हो, चलो देखो x माइनस माइनस b की वैल्यू कितना है 7, यहाँ पे 7 रखो, प्लस माइनस अब यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर b, तो b कितना होगा इसमें 7 होगा, तो 7 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है इसमें 1 और c कितना है इसमें, तो माइनस 60 चला क्या, तो चलो माइनस 60 लिखते हैं, ठीक है। और बाय में यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1। चलो अब यहाँ पे सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको द्विघात समीकरण से बनाना है। और द्विघात समीकरण हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं सूत्र के हिसाब से। तो ये इसका सूत्र होता है। पहले इसके अगर बात करें, आपको कॉफिशिएंट लिख लेने, कॉफिशिएंट मतलब इसके जो लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं, पहले वाले जो होता है ना, उसी को बोलते हैं, उसको लिख लेना है। और उसका इसको जो है ना, जो भी वैल्यू होता है, जहां पे जितना होगा, जहां पे ए बी सी दिख रहा है, वहां पे जाके आपको रख देना है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चा 49 बनेगा। अब ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों अगर माइनस में अगर है तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या निकल कर जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 चौका 24, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा 240, बट्टे में हो जाएगा यहाँ पे 2। इतना तो समझ में आ गया बात, इतना तो बात समझ में आ गया। अब चलो इस तरफ लेके आते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से सामने रहेगा, समझ में आ जाना चाहिए। देखो बच्चा, अब यहाँ पे x तो चलेगा, x क्यों चलेगा, क्योंकि यहाँ पे x फंक्शन कर रहा है, इसी वजह से x चलेगा। x इक्वल्स टू यहाँ पे -7 प्लस माइनस, अब इसको जोड़िएगा तो कितना निकल जाएगा 280 निकल जाएगा, तो रूट अंडर 280 नहीं 289, ठीक है। अब बट्टे में हो जाएगा 2, तो यहाँ पे x और -7 प्लस माइनस 289 का अगर वर्ग रूट निकालते बच्चा तो कितना निकल का आता है 17 आता है ना। अब बट्टे में कितना हो जाएगा 2। देखो प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार जोड़ना है, एक बार क्या करना है घटाना। तो आप इसको ऐसे कर लो, एक बार x इक्वल टू ऐसे लिखो -7 और प्लस में 17 जोड़ दो, बट्टा में 2 कर दो, और यहाँ पे x इक्वल टू -7 और -17 एक बार हम यहाँ पे क्या किए घटा दिए, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 2, तो -7 और प्लस 17 कितना हो जाएगा यहाँ पे तो 10, तो 10 को आप 2 से भाग दीजिएगा बच्चा, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल का आ जाएगा 5, और यहाँ पे अगर आप जोड़िएगा यहाँ पे -7 और -17 हो जाएगा -24, और इसको 2 से भाग दे दीजिए तो x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा -12, 12 दूना 24 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, तो 12 दूना 24। तो यही हुआ आपका द्विघात समीकरण से आपका यहाँ पे मूल, ठीक है। एगो 5 निकलेगा और एगो कितना निकलेगा बच्चा -12 निकलेगा। आप चेक कर लेना खुद से बना के, मैं तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए बच्चा आप देखो क्वेश्चन नंबर 10वां की बात करें, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप का आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है बच्चा। मेरा पर्पस है क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, लेकिन मेरा पर्पस ये होता है हमेशा जो आपको समझ में आ जाना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, ताकि आपको अगर मान लीजिए इसी पे अगर दूसरा बेस अगर क्वेश्चन रहा दूसरे तरीके से, मतलब क्वेश्चन तो मान लीजिए सेम, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपका अगर कॉन्सेप्ट अगर सही है तो आपको 100% है आप बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप कर जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां यहां बोला गया है, जो क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, मतलब n पता करना है यहाँ पे, ठीक है। तो चेक करना है यहाँ पे जो 301 जो है इसके टर्म में, जैसे आप 10वां नंबर देखो बच्चा, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका अगर बात करें तो लिखा हुआ यहाँ पे 5, 11, 17 और 23 ऐसे करके गया और 301 तक चला गया, ठीक है। अब ये 301 जो बोल रहा है, क्या इस ऐसे जैसे 5 के बाद 11, 11 के बाद 17 आ रहा है और 17 के बाद यहाँ पे 23 है, तो क्या इसमें कितना नंबर पे 301 होगा भी या नहीं, ये पता करना है, ठीक है।
तो ये तो एपी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया, यहाँ पे ये लिस्ट दिया गया एपी का, मतलब यहाँ पे अगर बात करें दिया हुआ है, तो इसमें आपका जो प्रथम पद होगा वो कितना होगा, 5 होगा, इसको प्रथम पद बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसके सर्वांतर की अगर बात करें, मतलब कॉमन डिफरेंसेस की बात करें बच्चा, तो कितना निकल का आ जाएगा, 11 माइनस 5 होता है ना, ये होता है आपका A1, ये होता है आपका A2, तो A2 में से A1 को घटा दोगे तो सर्वांतर कितना निकल का आ जाएगा, 11 में से 5 क्या हो जाएगा, 6। उसके बाद बच्चा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जो अंत वाला पद है, अंतिम जो पद यहाँ पे अगर बात करें, ऐसा कोई पद है 301 का, हम यहाँ पे इसको अंतिम पद के हिसाब से मान के चलते हैं 301 है, ठीक है। तो सूत्र के हिसाब से, तो सूत्र से हम बात कर लेते हैं, तो अंतिम पद के हिसाब से नहीं, मतलब स्टार्टिंग के हिसाब से, ये तो स्टार्टिंग से हुआ, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ही इसका फॉर्मूला क्या होता है, शुरू से लेकर अंत तक का a प्लस n-1 और d। यहाँ पे 301 दिया हुआ, तो 301 रख लो। अब प्रथम पद कितना दिया हुआ है, 5 प्लस n नहीं मालूम, ये कितना जगह पे ये 301 है ये मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे ही रह जाएगा। अब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। अब इसको हम लोग गुना कर लेते, भाग कर लेते, देखते कितना निकल कर आ रहा है, तो 301 और यहाँ पे 5 प्लस 6 को n से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6n माइनस ऐसे करके, ठीक है, 6 को n से गुना करेंगे ऐसे हो जाएगा। अब बच्चा यहाँ पे क्या होगा, 6n और ये 5 में से माइनस 6 गया तो -1, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 301। अब यहाँ पे देखा जाए तो 301 है और ये -1 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 6n, होगा कि नहीं होगा, होगबे करेगा। अब यहाँ पे देखो बच्चा, जैसे ही अगर मैं इसको अगर जोड़ घटा गुना भाग करता हूं तो 302, अब यहाँ पे 6n है, अब 302 को अगर आप 6 से भाग दीजिएगा तो क्या आपको लग रहा है कटेगा, नहीं कटने वाला, ठीक है। इसको अगर आप काट भी देते हैं तो 6 5 30, ये तो ठीक है, 50 यहाँ पे लग रहा है, ऐसे करके चला जाएगा 300, लेकिन 2 बच गया। अब 2 मतलब क्या, यहाँ पे दशमलव में चला जाएगा ना। अब 2 बचा, 2 को आप 6 से गुना अगर करते हैं बच्चा, मतलब भाग करते हैं 302 का, तो दशमलव यहाँ पे बनबे करेगा। तो चलो इसको देख लेते हैं, तो 302 भागा यहाँ पे हो जाएगा 6, तो 50.33 आ रहा है, 50.33। तो 50.33 का मतलब ये है कि कभी भी दशमलव में n नहीं होता है, ये n निकला, ये क्या निकल का आ गया, n। तो हम आपको क्या बता रहे हैं, ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है जिसमें अंतिम पद होगा, तो ऐसा कोई पद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना n जो है ना नंबर में, जैसे नंबर प्राकृतिक संख्या हमेशा क्या है, कंप्लीट नंबर में होता है, 1 2 3 4 5 6। आप किसी आदमी को अगर काउंट कर रहे हो तो आधा काउंट थोड़ी कर सकते हैं, मतलब सीधा ना, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, या तो 50 पूरा हो जाना चाहिए था, या तो 51 हो जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये 50.33 है, तो अगला नंबर जरूर है 51 नंबर का पद मान लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे ये पद शामिल यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा, नहीं है, ये ऐसा कोई पद इसमें है ये नहीं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ बच्चा, तो किसी समानांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है, तो इसका सर्वांतर क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे 11 नंबर पे आ जाओ, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन के साथ 17वां पद, तो 17वां पद ऐसे करके लिखा हुआ है, 17वां पद जो है उसके 10वें पद से उसका 10वां पद ऐसे होगा, अब कितना अधिक है, 14 अधिक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 14, ऐसे ही बस लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको पढ़ना पड़ता है, मेन है ना, क्वेश्चंस के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 17 लिखा है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक घटा के लिख सकते हो, ये 16 हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट ले लो, क्योंकि घटाव का अगर चिन्ह रहेगा ना तो कोई भी चीज को चिन्ह को बदल देता है, तो यहाँ पे ऐसे होगा। अब यहाँ पे कैसे लिख सकते हो, एक घटा देना, माइनस यहाँ पे 90 हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा 14। अब यहाँ पे a प्लस 16d माइनस a प्लस माइनस हो जाएगा -9d इक्वल टू हो जाएगा 14, हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा बच्चा, 7d, और यहाँ पे हो जाएगा 14, तो d का हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं, तो कैंसिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो यही हो जाएगा आपका सर्वांतर। तो सर्वांतर को हम लोग d से बात करते हैं, ठीक है, यही है आपका सर्वांतर, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं 12 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे इसके योगफल निकालना है। अच्छा, इसका योगफल निकालना है, तो ये नहीं लिखा हुआ जी कितने पद का, इस प्रश्न में ऐसा नहीं लिखा हुआ जी कितने पद का योगफल निकालना है। तो आप क्या करो, यहाँ पे
इसको मान लो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, और कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर कितना हो जाएगा 10 दूना 20 और 20 एक 21, तो यहाँ पे 21/2 में से 7 को माइनस करना पड़ेगा बच्चा। तो यहाँ पे इसका अगर हम जोड़ घटाव गुना भाग कर लेते 2, यहाँ हो जाएगा 21 अब माइनस 7 दूना 14, तो यहाँ पे हो गया 14, तो 21 में से 14 गया तो कितना बचेगा 7। फिलहाल यहाँ पे 7/2 ये जो निकल के आएगा वो हो गया डी। अब देखो ये होगा लास्ट टर्म, इसको आप क्या कह सकते हैं 84 जो नजर आ रहा है ना बच्चा, इसको आप लास्ट टर्म बोलो या यहाँ पे एन टर्म बोलो, कितना माना जाएगा 84। इससे क्या निकालना पड़ेगा, पहले एन निकालो। अगर ए एंथ वाला फॉर्मूला अगर लागू करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा ए प्लस एन माइनस 1 और डी, यही होता है फॉर्मूला। और जब ये अगर फॉर्मूला होता है बच्चा तो हम लोग को यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला सबसे मेन चीज है, ठीक है। अगर फॉर्मूला अगर आपको याद है ना बच्चा, मतलब सूत्र अगर याद है तो क्वेश्चंस कोई भी बन जाएगा, तो इसलिए सूत्र आप अच्छे तरीके से याद किया करो। जो अंतिम पद है वो कितना है 84, तो 84 रखो। फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है 7 है, प्लस एन नहीं मालूम है -1, और यहाँ पे सर्वांतर कितना निकाले 7/2। अब इसको देख लेते हैं, जोड़ घटा गुना भाग करके तो कितना निकल गया 7। अब इसको गुना करेंगे प्लस 7/2 माइनस 7, अच्छा ये तो एन में हो जाएगा एन, अब माइनस 7/2, ठीक है। अब 84, अब उसके बाद यहाँ पे 7/2 एन, अब यहाँ पे क्या किया जाए -7 है तो 7 दूना 14, डायरेक्ट के देखते हैं हम यहाँ बना के, तो 7 दूना 14 और 7 दूना 14, 14 में से यहाँ पे अगर 7 अगर चला गया 7, फिर से 7/2 ये बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर मैं इसको कॉमन तो नहीं ले सकते हैं, अब इसको ऐसे करना पड़ेगा 84 माइनस 7/2 और यहाँ हो जाएगा 7/2 एन, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे सॉल्व करना होगा, 84 दूना 4 दूना हो जाएगा 8 और 8 दूना हो जाएगा 16, 168, अब माइनस हो जाएगा 7/2 और यहाँ पे भी 7/2 और यहाँ पे n, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 7 अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 161 बट्टे हो जाएगा 7n। अब 161/7 अगर डिवाइड कर लेते हो तो 101 तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, ठीक है, 7 या 21। मतलब बच्चा यहाँ पे n का मतलब कितना पद, इसमें कितना पद की बात बोला गया, तो ये 84 जो लिखा हुआ है वो कौन से पद पे है, तो 23वां पद पे है, ठीक है ना। ये 23वां पद पे लिखा हुआ है, जैसे पहला पद पे 7 है, दूसरा पद पे 10.5 है, या 10 होल हम बोल सकते हैं 1/2 है, फिर यहाँ पे तीसरा पद पे क्या है 14 है। इसी तरीके से 84 जो है वो कितना पद पे है 23वां पद पे। तो यहाँ तक का मुझे क्या निकालने के लिए बोला गया, योगफल। अब योगफल निकालने हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है बच्चा, यहाँ पे फॉर्मूला बनता है, एगो फॉर्मूला है, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूला को यूज कर लो। देखो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, यहाँ पे इरेज कर लिया, इसको थोड़ा सा और इधर कर लिया, ठीक है। आप देखो इसका फॉर्मूला आप क्या लागू करोगे बच्चा, फॉर्मूला क्या होता है सम का, योगफल का। तो एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाओगे सम का n/2, एक को फॉर्मूला a प्लस एल लगा दो, a प्लस एल बोलो या a प्लस ए एन बोलो, बात बराबर होगा। कितना टर्म का जोड़ निकालना है, तो यहाँ पे 23वां पद का निकालना है, तो s यहाँ पे 23 इक्वल्स टू यहाँ पे भी 23 रखना पड़ेगा, 23/2, और फर्स्ट टर्म आपको जो दिया गया था प्रथम पद वो कितना है 7, और अंतिम पद कितना दिया था 84, तो यहाँ पे 84 ऐसे करके लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 23/2 और 84 या 7 अगर जोड़ेंगे 7 4 11 मतलब 91। अब यहाँ पे जो भी होगा जोड़ घटाव गुना भाग आपको कर लेने हैं, यही होगा आपका उत्तर, 100% 100% आपका आंसर सही निकलेगा। यही इसका होता है आपका प्रोसेस, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 भी बन गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेना। चलो अगला बस बात करते हैं। अगला प्रश्न की अगर बात करें, अगला प्रश्न यहाँ दिया गया 13 नंबर। 13 नंबर में क्या बोला गया है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो नंबर बनेगा, पहले हम इसको यहाँ शुरू करते बनाना 13 नंबर। इसको आप सॉल्व करोगे बच्चा, तो सबसे पहली बात क्या है 0 से 50। अब 0 से अगर 50 के बीच में अगर लिखते हो, बीच में 0 से 50 के बीच में विषम संख्या, तो कौन कौन सा विषम संख्या आएगा भाई, विषम संख्या।
तो विषम संख्या इसमें आएगा 0 और 50 के बीच, मतलब 0 काउंट नहीं करना है, ना ही 50 को काउंट करना है। तो एक विषम संख्या 1, फिर उसका आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 9, ऐसे करके चलता जाएगा 49 तक। कहां तक जाएगा बच्चा? 49 तक, क्योंकि ये आपका विषम संख्या है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। लेकिन बच्चा इसमें आपको ये नहीं मालूम है जो 1 से लेकर 50 के बीच में कितने विषम संख्या है। n मतलब पद नहीं मालूम है। ऐसे कितने पद है 0 से लेकर 50 के बीच में, जो उसका हमको बोला गया योगफल ज्ञात करना है। तो पहले n निकालो, पद निकालो। ठीक है, मतलब n मतलब कितना पोजीशंस तक गया है। तो यहाँ पे a जो हो जाएगा, प्रथम पद जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसके कॉमन डिफरेंस से जो होगा बच्चा, मतलब सार्वंतर 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 2 ना, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे an बोलिए या लास्ट टर्म बोलिए तो कितना है? तो 49 है, यही है। अब यहाँ पे अब आ जाओ, अब यहाँ पे nth टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। nth टर्म लगाओ या लास्ट टर्म लगाओ, फॉर्मूला यहाँ बनेगा a प्लस n माइनस 1 और d। तो फर्स्ट टर्म कितना है बच्चा? 1 प्लस n नहीं मालूम है, d मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है, और ये लास्ट टर्म कितना है? 49। अब यहाँ पे 1 प्लस n को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2n, और 1 को 2 से करेंगे मतलब माइनस 1 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा -2। अब यहाँ पे 2n, -2 में से अगर प्लस 1 गया तो बचेगा -1। यहाँ तो चल रहा है 49, यहाँ चल रहा है 49। अब 49 और ये माइनस में इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा? 1 जुट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2n। तो 49 और 1 कितना हो जाएगा? 50। अब यहाँ पे 2n हुआ, अब इसको इससे कैंसिल करोगे तो 25, तो n का वैल्यू कितना निकल कर आ गया? 25। मतलब 0 से लेकर 50 के बीच में ऐसे कितने पद हैं? तो 25 पद है विषम संख्या का। अब उसका सबको जोड़ना है, उसका योगफल निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा। अब यहाँ पे क्या करो, अब यहाँ पे क्या करो, निकालो सम। तो सम अगर निकालते हैं तो इसका एक फॉर्मूला है n/2, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। ठीक है, अब आगे तो और भी फॉर्मूला है, जब आपके पास अंतिम पद अगर दिया रहता है, लास्ट टर्म अगर दिया ही गया है तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, और नहीं तो पता ही होगा जो n/2 फिर ब्रैकेट 2a प्लस में n-1 और कॉमा d, इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अंतिम पद दिया है, इसलिए आपको ये फॉर्मूला इस तरीके से बनाने पड़ेंगे। तो कितने पद के लिए निकाल लो बच्चा? तो 25वां पद का, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 बट्टा यहाँ हो जाएगा 2, और प्रथम पद कितना है? 1, और अंतिम पद है 49। तो अब यहाँ पे 25 बट्टा 2, 49, 1 हो जाएगा 50। इसको कैंसिल कर लो तो हो जाएगा 25, 25 से कितना हो जाएगा? 625। मतलब ये हुआ आपका 25वां पद का, मतलब इसका योगफल जो होगा 0 से लेकर 50 तक के बीच में, वो कितना हो जाएगा बच्चा? 625 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं प्रश्न संख्या 14 का। देखिए, आप क्वेश्चन टाइप समझते जाइए। इस टाइप के आपके प्रश्न आएंगे तो आपको यहां पे प्रश्न ध्यान से समझने हैं कि किस टाइप के प्रश्न का मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो 14 नंबर प्रश्न का हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया 5 cot a है, बराबर में यहाँ पे दिया गया 3। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालना है तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, जब 5 sin a माइनस 3 यहाँ पे cos a, अब बट्टे में 4 sin a, अब प्लस में यहाँ पे 3 cos a, यही है। तो इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले बच्चा आप यहाँ पे आओ, 5 cot a लिखा हुआ है, i = 3 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cot a = 3, अब 5 से मल्टीप्लाई में है, उधर जाके इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 3/5। आपको मालूम होना चाहिए cot का जो आनुपातिक जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? b/p होता है ना। बेस बट्टा क्या होता है यहाँ पे? आधार बट्टे क्या हो जाएगा? ऊंचाई होता है, तो आधार बट्टे ऊंचाई। आप बताओ बच्चा, यहाँ पे आधार भी है ऊंचाई भी है, मतलब यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ है? तो कर्ण नहीं दिया हुआ है। तो आप क्या करें? कर्ण निकालें। तो कर्ण s का अगर आप निकालते हो तो कर्ण का वर्ग बराबर में क्या होगा? तो होगा
आधार का वर्ग क्या होता है, आधार का वर्ग, और प्लस में होता है आपका ऊंचाई का वर्ग, यही ना होता है। आप यहाँ पे क्या करो, कर्ण निकालने हैं तो अब यहाँ पर इसको तो अब हम यहाँ पे लेके आते हैं कर्ण, तो कर्ण तो पता नहीं, तो कर्ण को हम लोग फिलहाल इंग्लिश में यहाँ पे क्या कह देंगे, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस मतलब क्या, यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर, और यहाँ पे आधार, आधार को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो बेस मतलब ये बी कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये बी हुआ, इसको आप बी भी बोल सकते हो और इसको आप क्या बोल सकते हो, पी। तो ये ऊंचाई मतलब पी और बेस मतलब यहाँ पे बी, ये आपका बी और ये आपका क्या है पी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 तो हो गया, फिर उसके बाद दिया हुआ है 5, इसका 5 का वर्ग कर लो। अब यहाँ पे 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। कॉट का अगर बात करें, जैसे tan, tan का क्या बनता है, तो p बाय बी, tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो कॉट का क्या बनेगा b बाय पी। ठीक है, तो इसी आधार पे मैंने इसको ऐसे बनाया है, तो बाकी बात लग रहा है सही है। फॉर्मूला गलत यूज होगा तो सब कुछ गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस के स्क्वायर का बात करें, तो यहाँ देखो 9 5 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस निकालते रूट कितना हो जाएगा 34। अब आपको क्या करना है बच्चा, इस पे वैल्यू रखना है। अब देखो 5 इंटू क्या लिखा हुआ है साइन, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच होता है, तो पी की जगह पे कितना आ जाएगा 5, एच मतलब √34, फिर यहाँ पे माइनस, तो माइनस लगाओ 3 इंटू कॉस, कॉस का क्या होता है बी बट्टे एच होता है, आधार बट्टे कर्ण होगा, तो बी बट्टे एच, तो बी कितना हो जाएगा बच्चा 3 और एच कितना हो जाएगा तो √34। चलो ये भी कहानी है। अब बाय, अब यहाँ पे आते 4 19, साइन क्या लिखा हुआ ए, तो फिर से वही आ जाएगा, साइन का पी बाई एच होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा पी मतलब 5 और एच मतलब हाइपोटेनियस, तो 34, उसके बाद हो जाएगा प्लस 3, उसके बाद कॉस, कॉस का क्या होता है बी बट्टे एच, मतलब यहाँ पे आधार बट्टे कर्ण, तो यहाँ पे आधार, आधार कितना हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 3, और कर्ण कितना हो जाएगा तो √34। चलिए ये तो कहानी समझ में आ गया, मतलब जो बोला गया था तो मैंने इसको क्या किया, इस पे वैल्यू पुट कर लिया। अब जैसे इसका वैल्यू अगर पुट कर लिए बच्चा, इसको अब क्या करना होगा, कैलकुलेशंस करना होगा। तो कैलकुलेशन चलिए करते हैं फटाफट। तो 5 को 5 से गुना कर लो तो कितना हो जाएगा 25, अब बट्टे √34 माइनस 3 तिया 9, और यहाँ पे हो जाएगा √34 बाय यहाँ पे 5 का 20, अब बट्टे में हो जाएगा √34 होगा, तो √34 प्लस 3 तिया 9, तो यहाँ पे 9, अब बट्टे में हो जाएगा √34। ऐसे हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गया कि किस तरीके से हम इसको रखे हैं। चलो अब ये बात अगर समझ में आ गया बच्चा, तब यहाँ से आप कैलकुलेशंस करना शुरू करो। देखो ये भी बात आपको समझ में आ ही गया, तो एक लाइन और इस तरफ से इस तरफ आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। √34 का अगर आप लघुत्तम निकालोगे तो क्या बनेगा √34, ऊपर में क्या बचेगा 25 माइनस 9 बट्टे, फिर यहाँ √34 को √34 का अगर आप लघुत्तम निकालते हो तो क्या बनेगा √34 से बनेगा, और ऊपर में क्या लिखा जाएगा 20 प्लस में 9, तो 25 में से 9 गया यहाँ पे तो हो जाएगा 16। ठीक है, और 16 बट्टे हो जाएगा √34, तो √34। अब इसको आप डिवाइड कर रहे हो तो उल्टा ऊपर हो जाएगा √34, और इसको जोड़ लो 20 और 9 कितना हो जाएगा 29, तो इसको इससे कैंसिल कर लो बच्चा, तो 16 बट्टा क्या हो जाएगा 29 आपका आंसर होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 14। समझ में आ गया ये क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनाने हैं। तो पहली बात आपको पाइथागोरस वाला जो फॉर्मूला होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है बच्चा, चलिए अब अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ यहाँ पे 15 नंबर, जो कि क्या करना है मुझे सिद्ध करना है। ठीक है, आपको दिख रहा है प्रश्न क्या लिखा हुआ है, सिद्ध करें। यहाँ पे sin पावर 4 थीटा माइनस cos पावर 4 थीटा प्लस 1 और cosec का स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 प्रूफ करने हैं। ठीक है, चलो 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 भाई चलो, मैं कहाँ शुरू करूं, चलो यहीं शुरू कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पहले क्वेश्चन लिखा जाए, लिखा हुआ है sin पावर 4 थीटा माइनस cos के पावर 4 थीटा प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है cosec
स्क्वायर थीटा और आपको प्रूफ करने हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए यहां तक, ठीक है। अब यहां प्रूफ करना है किसके बराबर में लाना भाई, तो 2 आना चाहिए, लिखा हुआ है देखो। अच्छा बच्चा आप बताना यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं साइन का स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है, माइनस यहां भी लिख दूं कॉस का स्क्वायर ऐसे करके, अब ये तो +1 है ऐसे करके लिख दो और ऐसे करके मैंने वर्ग लगा दिया। आपको पता होना चाहिए बच्चा एगो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक बार ए प्लस बी हो जाता है और एक बार क्या होता है ए माइनस बी हो जाता है, याद है ना। इस फॉर्मूला पे मैं इसको क्या करूंगा, एक्सपेंड करूंगा। अच्छा अब यहाँ पे अभी जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं LHS, किससे चल रहे हैं, LHS से। आप प्रूफ करना है तो LHS से चल रहे हैं, अब मुझे क्या दिखा देना है, RHS मतलब 2 दिखा देना है। अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा एक बार यहाँ पे करना होगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और एक बार यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इस तरीके से घटा के लिखना पड़ेगा और प्लस लिखना पड़ेगा 1, ठीक है। अब बच्चा आपको पता ही होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 1 को अगर इसके साथ अगर मल्टीप्लाई अगर करते हो तो कोई फर्क नहीं आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पे +1 और ये तो लिखना भूल गए बच्चा, यहाँ पे है लिखा हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा, बाकी बात ये तो लाना है। अब यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, इसको ब्रैकेट अगर आप ऐसे करके देख लो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो अगर मान लीजिए इसमें अगर हम बात करें अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलो अब देखो बच्चा अब ये इसका वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, इसके जगह पे 1 है, साइन स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही लगभग में आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यही नजर आ रहा है। अब प्लस यहाँ पे 1, अब यहाँ पे ऐसे करके लिखा हुआ है, ऐसे करके लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, यहाँ पे यही रह जाएगा। अब मैं क्या करता यहाँ पे, अब ये अगर मान लीजिए ये तो मल्टीप्लाई तो होने रहा है, मैं यहाँ पे सीधा सीधा निकालना चाहता हूँ। अब इसको चाहो तो ऐसे करके लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा 1 यहाँ पे था 1 से मल्टीप्लाई करने कोई फर्क पड़ेगा नहीं, साइन स्क्वायर थीटा फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा +1 ऐसे करके लिखो। अब यहाँ पे ऐसे करके पहले ब्रैकेट ले लो और यहाँ पे लिखो कॉसेक स्क्वायर थीटा, लिख लिया। अब देखो बच्चा क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस है तो यहां से यहां तक आप क्या लिखो प्लस सिर्फ लिखो साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है। आप देखो अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो कैसे मैंने यहाँ पे लिया, ये मैंने यहाँ पे कैसे लिया आपको पता होना चाहिए। जो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है या कि नहीं होता है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा वो ऐसे लिखा, देखिए ये भी माइनस कॉस स्क्वायर है अब +1, तो 1 माइनस कॉस, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अब +1, देखिए प्लस है मैं इसके जगह पे ये मैं लिख सकता हूं। अब यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब इसको जोड़ोगे बच्चा तो क्या निकल कर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता होना चाहिए कॉसेक स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम कर्म होता है, तो यहाँ पे साइन का होता है। कॉसेक का व्युत्क्रम कर्म क्या होगा बच्चा, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी क्या बोलते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। कॉसेक का व्युत्क्रम कर्म क्या होता है साइन, इसका व्युत्क्रम कर्म ये होता है, ऐसे लिख सकते हैं। इसको इससे कैंसिल करिएगा यहाँ क्या बचेगा 2, तो हो तो गया आपका आंसर आ गया, ये 2 बराबर में ये हो गया आपका 2, तो LHS इक्वल टू हो गया RHS। मतलब फिलहाल यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जैसे इसको कैंसिल किए तो हो गया 2, तो आप क्या कहिएगा आपका ये निकल कर हो चुका है RHS। LHS से चले थे और RHS पे मैंने पहुंचा दिया। बात समझ में आ गया, ये बहुत ही ज्यादा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, ये आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना और यह तो बार बार आपको ध्यान रखना, आइडेंटिटी का क्वेश्चन आपको याद रखने की जरूरत है। फॉर्मूला मतलब सूत्र, जब तक अगर आपको फॉर्मूला या सूत्र अगर नहीं मालूम है बच्चा तो फिर गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, इसीलिए आपको फॉर्मूला सूत्र याद होने चाहिए। चलिए बच्चा अब हम बात कर लेते हैं अगला प्रश्न का, और अगला जो प्रश्न है वो है आपका 16 नंबर। वैसे तो आप देख सकते हो कुछ प्रश्न में है नहीं, आपको बस मालूम होना चाहिए कि किसका वैल्यू कितना होता है।
मतलब साइन का कॉस का किसका कितना वैल्यू होगा उसी के आधार पे आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने इस क्वेश्चंस के लिए पहले से ही वैल्यू लगा कर रखा हुआ है ताकि आपसे जल्दी से मैं इसको बना के दिखा दूं। देखो 6 लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखो 6, क्वेश्चन नंबर बात कर रहा हूँ 16 का, ये 6 लिखो, 6 लिख दिए। कॉस स्क्वायर 60 थे, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे लिखो 1/2 का वर्ग, ठीक है। फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा, फिर 4, फिर यहाँ पे 4 के बाद साइन 30 है, तो साइन 30 कितना होता है आपका मान 1/2, तो गुन्ने हो जाएगा 1/2, अब फिर इसका वर्ग लगा हुआ है तो यहाँ पे लगा दो वर्ग, ठीक है। माइनस कॉट 45, कॉट 45 का होता है 1, लेकिन यहाँ पे वर्ग लगा हुआ है तो 1 का हो जाएगा वर्ग। देखिए हम इसमें लिखे जानबूझ के ताकि मान लीजिए वैल्यू इधर उधर ना हो, ठीक है ना। मान लीजिए अगर इधर का वैल्यू उधर लिख दें तो गड़बड़ हो जाएगा कैलकुलेशन में, इसीलिए मैंने इसको रखा है। अब आगे नीचे देखो साइन स्क्वायर 60, तो साइन का वैल्यू 60 का कितना होता है, साइन 60 का होता है √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पे वर्ग लगा हुआ है तो यहाँ पे वर्ग लगा, प्लस फिर cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2, इसका हो जाएगा वर्ग। बस इसका करना है हमको जोड़ घटाव गुणा भाग, 1/2 का वर्ग करते हैं 6, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा बच्चा, प्लस 4 का 4 रहेगा, 1/2 का वर्ग हो जाएगा 4, अब -1, ठीक है। अब बट्टे में यहाँ पे √3 का अगर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3, और 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4, अब प्लस 1/2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1/4। इसको कैंसिल करना है तो कर सकते हो, 4 के 2 यहाँ पे हो जाएगा 3, मतलब यहाँ पे फिर से अगर देखें तो 3/2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका 1 - 1। अब यहाँ पे 4 का लघुत्तम हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1, ठीक है। तो वैसे भी पता है ये प्लस में -1 है, इसको कैंसिल कर लेते हैं तो कितना बचेगा 3, अब बट्टा में 3 + 1 4, अब 4 को 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1, मतलब आंसर जो हो जाएगा आपका 3। तो आपको यहाँ पे अपने तरीके से कर लेना, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहे बच्चा, वैसे तो यहाँ पे 11th क्लास के हिसाब से कोई फॉर्मूला होता है उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको फिलहाल 10th क्लास के हिसाब से करना है। लिखा अब यहाँ पे ये है साइन 35, इसको कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण के बराबर कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे पूरक कोण का जो नियम है, जो सूत्र है, उसको यूज करना पड़ेगा। तो साइन 35 डिग्री, अच्छा यहाँ पर डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई दो, यहाँ पे लिखा हुआ cos 55 का डिग्री 55 का डिग्री, प्लस यहाँ पे cos 35 55 का, इंटू हो जाएगा यहाँ पे साइन 55 डिग्री का, ऐसे लिखा हुआ। इसका मान क्या होगा ये मुझे बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों में से किसी एक को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर साइन को अगर चेंज करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 - 55। अब साइन अगर 90 में से 55 गया तो कितना बचेगा 35 बचेगा। इसको मत चेंज करो, इसको ऐसे रहने दो, cos 55 रहने दो, ठीक है। प्लस यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं साइन को वहां पर cos हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए cos 35 को, तो cos 35 को मैं ऐसे रहने देता हूँ, तो cos 35 ऐसे रहने देता हूँ, इनटू साइन को, अगर साइन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री - 35। अब मान लीजिए 90 में से 35 गया था 55 बचेगा। आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मालूम होना चाहिए, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 - थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा का। लेकिन थीटा यहाँ से कितना से चेंज हो रहा है 55 से ना, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बच्चा, cos 55। यहाँ पे क्या लिखा गया, cos 55 इंटू यहाँ पे तो cos 55 रहेगा ही रहेगा, प्लस यहाँ पे cos 35 रहेगा, इंटू साइन को अगर चेंज करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा cos 35 के हिसाब से, ठीक है। अब देखो इसको 2 बार गुना करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, cos स्क्वायर, लेकिन कितना थीटा का वैल्यू है 55, तो 55 रहेगा। यहाँ पे cos में चेंज हो गया, दोनों को दोनों cos में चेंज हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया भाई, ये तो गड़बड़ हो गया। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे ये यूज नहीं करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये काम नहीं चला क्योंकि दोनों अलग आ गया, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे cos को चेंज कर लेता हूँ। cos को अगर यहाँ पे अगर मैं लिखूँ cos 90 - 55, तो उसके हिसाब से आ जाएगा, साइन ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे cos यहाँ पर 90 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन, तो साइन कितना 55 थीटा,
इंटू यहाँ पे साइन 55 थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन और साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 55। तो आपको जैसे मालूम है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। आपको मालूम होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 55 यहाँ 55 यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसी वजह से इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है बच्चा, यहां तक आपको कोई दिक्कत है? यहां तक आपको कोई दिक्कत है नहीं ना? तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अगला प्रश्न का। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोग का यहां पे है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे निर्देशांक दिया हुआ है और इसका क्या करना है, मुझे निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग को त्रिभुज का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा निर्देशांक का, जो 1/2, ठीक है ना, जो x1 और फिर ब्रैकेट में लेके जो है ना y1, इस तरीके से हम लोग को फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ही हमने क्या किया, इस फॉर्मूला को लिखे हुए हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको बस इतना करना है, इसमें जो x1 y1 आप यहाँ पे देखो बच्चा, इसको मान लेते हैं, ये जो दिख रहा है इसको मान लेते हैं ये x1, इसको मान लो ये आपका y1, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, और ये आपका x3 हो जाएगा और ये आपका y3 हो जाएगा, ऐसे करके। तो चलिए मैं इसको इस तरफ लिख लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिखो x1, y1 कितना दिया हुआ है, तो 4, -3। चलो ये भी ठीक है निर्देशांक। वही अगर बात करें बच्चा x2, y2 तो कितना हो जाएगा, तो -9, 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x3, तो x3 फिर y3, इसका क्या दिया हुआ निर्देशांक, तो 8, 8 दिया हुआ। ठीक है, अब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जब इसके शीर्ष दिया हुआ है, तो ये इसके शीर्ष, आप चाहो तो ऐसे करके इसके शीर्ष भी पता कर सकते हो। तो मान लीजिए इसको आप बोल सकते हो ABC, यहाँ पे मान लो ये 4, कितना हो जाएगा, तो -3। उसके बाद यहाँ पे किसको बोल सकते हो, तो -9, 7। इसको क्या बोल सकते हो, 8, 8। तो अब क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ये। तो चलो बच्चों, आपको यहां से आपको कैलकुलेशंस करने हैं, तो आप यहां से देखो, बहुत सिंपल है, आपको फॉर्मूला उसके लिए याद होना चाहिए। ठीक है, x1 कितना लिए हो 4, फिर y2 कितना है, तो y2 है आपका 7, तो यहां पर रखो 7, y3 कितना है 8, ऐसे रखो, प्लस x2 कितना है -9, तो -9। उसके बाद यहाँ पे y3 कितने हैं 8 है, फिर y1 कितने हैं, तो y1 है आपका -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर यहाँ पे x3 कितना है, इसमें देखो x3 यहाँ पे, तो x3 कितना माना जाएगा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। फिर y1 कितना माना जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा -3, तो -3। फिर y2 कितना हो जाएगा, तो ये हुआ y2, तो हो जाएगा 7। ठीक है, मतलब सारे वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया। अब सारे वैल्यू रखने के बाद अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं छोटा, क्योंकि अब इसका मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं। अब यहाँ पे देखो, अब इसके कैलकुलेशंस करना है, मात्र कैलकुलेशन। तो 1/2, 4 तो रहेगा, 7 में से अगर मान लीजिए -8 गया, 7 - 8 तो कितना बचेगा -1। अब -1 अगर हुआ बच्चा, तो जैसे ही अगर हम अगर -1 को अगर गुना करते हैं, 7 - 1 तो माइनस को 7 -8 तो -1 हुआ। अब -1 के साथ अगर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -4, और प्लस माइनस तो हबे करेगा, लेकिन 8 और +3 कितना हो जाएगा 11। 11 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 नमा 99, तो यहाँ पे 99 लिखो। प्लस अब देखो माइनस से यहाँ पे आएगा, -3 और -7 कितना हो जाएगा -10, और -10 को अगर आप गुना करते हो 8 से तो माइनस कितना हो जाएगा 80, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/2, अब यहाँ देखो इसको आपको जोड़ना पड़ेगा, कितना आ रहा है, सारे के सारे निगेटिव में जा रहा है, सारे के सारे नंबर्स निगेटिव में जा रहा है। 8 3 11, 11 को 9, x2 तो भाई नजर आना चाहिए, -9 ही x2 मैंने इसको बोला है। ठीक है, -10, -3, -7, -10 इसको गुना करेंगे 8 से तो हो जाएगा आपका माइनस में चला जाएगा, तो -80 हो गया। ये भी माइनस में जा रहा है, यहाँ पे भी माइनस में जा रहा है।
तो आप कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं, आप सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ -99, इसको आप जोड़ो तो कितना निकल के आता है, तो यहाँ बोला गया 4, तो पहले तो 4 प्लस 99 और प्लस यहाँ पे 80, तो लगभग में यहाँ पे आ जा रहा है 183, लेकिन माइनस में। अब यहाँ पे माइनस में तो किसी का क्षेत्रफल होता नहीं है। अब चेक कर लेना जो आंसर यहाँ पे कहीं गलत तो मैंने लिखा, जो चीजें हैं x1 ये भी ठीक है, y1 ये भी ठीक है, तो y1 मैंने कितना लिया है भाई, तो 3, अच्छा -3 है। अब यहाँ देखो बच्चा y1, अच्छा माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस तो हो गया इसमें, ठीक है, मतलब सारी चीज मेरा सही है, ही माइनस में आ रहा है। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक बच्चा। ये क्वेश्चन नंबर 18 था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है 19 नंबर, जो यहाँ पे बिंदु 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड x अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे बोला गया हमको निकालने के लिए वो रेशियो जिससे वो विभाजित करता हो। तो आप यहाँ पे लिखो, सबसे पहले बात क्वेश्चन नंबर आपका है 19। तो माना कि अनुपात 1 है, ठीक है। आप इस तरीके से मान लीजिए, जैसे मान लीजिएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है जोड़ने वाला रेखाखंड x अक्ष के, तो यहाँ पे एक लाइन खींचिए, तो मान लीजिए a है और ये मान लीजिए b है, ठीक है। अब बोला गया ज्वाइन कर रहा है, तो x अक्ष का मतलब x तो रहेगा, y कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे 5, -6 है, तो मान लीजिए 5, ये -6 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -1, -4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले आपको रेशियो, आप अनुपात क्या मान है, 1 अनुपात के अनुपात 1, आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करो। लेकिन आप देखो y के वैल्यू दिया है 0, यहाँ पे x वैल्यू नहीं दिया, आप y का सेक्शन फॉर्मूला यूज करो। क्या होता है, my2 प्लस में n और ny1 और y में यहाँ पे होता है m प्लस n, यही ना होता है सेक्शन फॉर्मूला का m का फॉर्मूला। तो देखो अब y के बराबर में क्या रखोगे 0, m के जगह पे क्या रखाएगा k और y2, तो देखो ये होता है आपका x1, ये होता है y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा y2। तो y2 कितना है बच्चा, तो y2 -4, तो -4 रखो, प्लस n के जगह पे ये m/n होता है, m/n होता है, तो n के जगह पे कितना है 1, तो 1 रखो। y1 के जगह पे कितना रखाएगा -6, अब बट्टे में यहाँ पे m प्लस n, मतलब क्या हो जाएगा k प्लस 1 होगा। अब यहाँ पे 0, अब यहाँ पे गुना करो -4 के, अब प्लस -6, अब बट्टे में हो जाएगा k प्लस 1। लेकिन बच्चा क्या है ना, इसको आप क्रॉस गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा, 0 से किसी भी नंबर को गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 0 होता है, तो 0 बराबर में -4 के अब -6, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस में है इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा +6 हो गया, ठीक है। अब +6 अगर के हुआ, अब यहाँ पे हो जाएगा -4 के, तो रेशियो तो यहाँ पे माइनस में जा रहा है, तो माइनस तो रेशियो में देखो, फिर से देख लो, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 5, -6, तो m के जगह पे के हुआ, y2 -4, तो -4 गुना किए तो -4 हो गया, ठीक है, प्लस उसके बाद n के जगह पे हो जाएगा 1, फिर y1 होगा यहाँ पे -6, तो -6 को अगर 1 से गुना करेंगे तो -c होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से तो निकल के आ गया। लेकिन इसमें अगर मैं कुछ लिखूं तो ये तो गड़बड़ हो जा रहा है, k प्लस 1 इस तरीके से 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या करो बच्चा, 6 को अगर आप 4 से भाग देते हो, माइनस में जाएगा, 3 बाई कितना हो गया 3/2, इसको 3 से कैंसिल कर लो, मतलब 2 से यहाँ जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, तो 3 बाई यहाँ पे कितना हो रहा है 2 हो रहा है। फिलहाल तो यहाँ पे k/1 जो अगर बात करें तो 3/2। अब यहाँ पे क्या करना है हमको 1, अब 2 और 1 का अगर एलसीएम की अगर बात करें यहाँ पे, चलो इस 2 लगा दो, यहाँ पे गुना कर लो 2 से, यहाँ भी गुना कर लो 2 से, ठीक है, 1 लगा के, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3:2 क्या निकल कर आ रहा है 2 अनुपात निकल के आ रहा है। यही आपका बोला गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में यही करना है, ठीक है बच्चा।
अब अगला प्रश्न की अगर बात करें बच्चा, तो अगला प्रश्न है हम लोग का यहाँ पे 20 नंबर। ठीक है, तो चलिए इसको तो इरेज कर लेते हैं, आंसर इसका यही होगा, आप देख लेना। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे जो x का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P दिया गया है, Q दिया गया, इसके बीच के दूरी के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसके हिसाब से। तो देखो एक लाइन खींचो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, ये तो नहीं है, क्या है, P है, तो ये मान लो P और ये आपका है Q। अब बोला कि यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है इसके बीच के दूरी के लिए, तो यहाँ पे P, तो P कितना हो जाएगा, x, 2 है, और Q की अगर बात करें तो 3, कितना है, 4। ठीक है, तो बच्चा इसका दूरी दिया गया, इसके कितने इकाई के बराबर है, 8 इकाई के बराबर है। मतलब ये अगर हम लोग दूरी का फॉर्मूला लगाएं, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाते हैं, दूरी पी क्यू का अगर बात कर रहे हैं, तो क्या लगेगा यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहली बात ये, इसको बच्चा आप मान लो ये आपका ये x1 है, ये आपका y1 है, इसको आप मान लो ये x2 है, और ये बच्चा क्या होगा, y2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर डिस्टेंस फॉर्मूला अगर निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बन जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बनेगा। और पहले से इसका दूरी का अगर बात करें 8 इकाई यूनिट दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर रखो 8 रूट अंडर x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा 3 माइनस x1 कितना हो जाएगा, तो x1 x ही है, इसका होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 कितना हो जाएगा बच्चा, तो y2 हो जाएगा 4। ठीक है, और माइनस y1 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर वर्ग। अब यहाँ पे अगर मैं निकालूं a माइनस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से 3 मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 2 6x हो जाएगा, प्लस 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। अब रूट का तो चलेगा, अब यहाँ पे 8 भी होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x और 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे लगा हुआ है रूट। अब बच्चा अगर मान लीजिए मुझे रूट को अगर कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करना होगा। तो वर्ग करने के लिए ऐसे करके दिया हुआ है, तो इसको आप वर्ग कर लो, यहाँ से ऐसे कर लो, यहाँ से ऐसे कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस में हो जाएगा 7। अब यहाँ पे इसको अगर लिखना चाहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये प्लस में 64 है, और ये मान लीजिए प्लस 7 है, अब इधर 0 छोड़ देते हैं, 64 उधर ले जाके क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखना पड़ेगा क्या मेरा आंसर आता है। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते, इसके आगे आप फैक्टराइज कर सकते हो। क्या निकल के आएगा बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब 64 में से अगर 7 अगर चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 64 माइनस 7 लगभग में बचेगा 57। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 57 नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो भाई 57 का स्क्वायर 64 माइनस 7, तो 57 तो होबे करेगा, तो माइनस 57। अब मुझे यहाँ पे ऐसा स्क्वायर करना पड़ेगा जिससे जो है ना मेरा यहाँ फैक्टराइज करना जरूरी है, तो यहाँ पे ऐसा फैक्टराइज करना पड़ेगा जिससे मेरा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में देना। ठीक है, कितना आ रहा है, फैक्टराइज तो करने आ ही रहा होगा। ठीक है, तो बच्चा आप लोग क्या करना है, इसको आप लोग बना के दिखाना कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज कर लेने, आंसर आपका आ जाएगा। चाहो तो यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करके आप सीधा सीधा भी बना सकते हो। ठीक है, सीधा सीधा ही बना सकते हो, यहाँ यही अगर स्क्वायर कर लेते हैं ना तभी भी बन ही जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है गलत हो गया, आंसर आपका इससे आ जाएगा। ठीक बच्चा, ये था क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आपको इस तरीके से बनाना है। बस यहाँ पे आपको गुणनखंड कर लेना है, डिस्क्रिमिनांट से करो या जिससे करना है करो। ठीक है, आप आंसर कमेंट में बताना कितना आया है। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें, लिखा है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी बिंदु 2,4 से ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो पहली बात यहाँ पे इसके मध्य बिंदु निकालते हैं बच्चा, इसके मध्य बिंदु निकालते हैं, क्या निकल के आएगा। तो देखो
बिंदु बोलेगा 8,10 और 6,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी बिंदु इतना से ज्ञात करना है। तो पहली बात यहाँ पे मान लो क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं, मानना नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 21 है ही। मान लो ये एक ये ए पॉइंट है और एक ये है, ठीक है। अब बोला कि यहाँ पे ये 8 है और कॉमा मान लो 10 है, ठीक है। फिर ये मान लो ये 4 है और ये 6 है। अब मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे Q है, जिसमें x और y की बात करते हैं ना। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु की अगर बात करें फॉर्मूला का लगाते हैं बच्चा, मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला का लगाते हैं तो क्या बनेगा? मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा x2। अगर मान लीजिए x के लिए निकाल रहे हैं, अगर मैं x के लिए निकाल रहा हूं तो क्या बनेगा? x2 प्लस x1 बाई में 2। देखो ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2। x2 कितना हुआ? 4। फिर x1 कितना हुआ बच्चा? 8। अब बट्टे में 2, तो यहाँ पे 8 4 12 को 2 से भाग देता आपका कितना निकल के आ गया? 6। अब वही अगर मध्य बिंदु आप निकालते हैं, मध्य बिंदु आप निकालते हैं y के लिए तो क्या बनेगा? y2 प्लस में y1 बाई 2। तो y2 कितना बचा? y2 है आपका 6 और y2 6 है ना 6 और y1 कितना है? 10। y1 कितना होगा? 10। अब 6 और 10 यहाँ पर हो जाएगा 16 और 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, मतलब ये 8, तो y निकल के आ गया। चलो अब यहाँ पे x, अगर y की बात करें मतलब यहाँ पे अब आपका आ गया है 6,8 निकला। अब ये हुआ मध्य बिंदु और बोला गया दूरी ज्ञात करना, ये तो हुआ मध्य बिंदु का। ये क्या है आपका? मध्य बिंदु है ना। आपने ये क्या निकाला है? मध्य बिंदु। ये आपका मध्य बिंदु है और बोला गया मध्य बिंदु और इससे दूरी निकालना है, ठीक है। तो आप दूरी निकालना है तो सुनो ध्यान से, ये मध्य बिंदु हुआ तो आपका 6,8 से लेकर 2,4 के बीच में दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए यहाँ पे बच्चा फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लोग? x2। तो ये मान लो आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। पहले बोला है मध्य बिंदु निकाल लीजिए और जो भी मध्य बिंदु निकला, जैसे ये मध्य बिंदु निकला, इस मध्य बिंदु को इससे क्या करना है? मुझे दूरी निकालना है। तो यहाँ पे इसके बीच में अब क्या करना है? दूरी का हम लोग को सूत्र लगाना है। तो क्या होता है x2? तो x2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2, x1 तो हो जाएगा 6 इसका ऐसे स्क्वायर प्लस y2, तो y2 कितना है? 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है, मतलब y2 माइनस y1 इसका वर्ग कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 में से 4 गया, कितना बचेगा? 2 में से -6 गया, -2 में से 6 गया -4, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 4 में से 8 गया, कितना बचेगा? 4 ही बचेगा, लेकिन माइनस में -4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा फिर से 16। हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे इतना बात तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं सीधा यहाँ पे क्या रूट 32 हुआ, ठीक है ना। अब 32 हुआ तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 4 का 8 8 64 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 4 का 16 रूट 4 चौका 16 और 2, मतलब आपका आंसर ये आएगा 4√2। ठीक है, 4√2 आपका दूरी होगा मध्य बिंदु से लेकर। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? तो 21 नंबर क्वेश्चन था। अब मैं बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 का। 22 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सब क्वेश्चन है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से सुनना और समझना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बनाना है। ठीक है, चलो बच्चा, अब यहाँ पे क्वेश्चंस की अगर बात करें, जो क्वेश्चंस जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22, इतना आप समझो। आप बोला गया यहाँ पे जो ट्राइंगल एबीसी यहां से सॉल्व करते हैं, तो चलो एक ट्राइंगल एबीसी ले लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा है? 22। तो ट्राइंगल एबीसी में बोला गया है, चलो ए हुआ, बी हुआ और ये सी हुआ। अब बोला गया एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, चलो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी लिखा हुआ है, बराबर है, और बिंदु डी ई कंस दिया हुआ भुजाकर। तो ये हुआ ए, ये हो जाएगा डी और यहाँ पे हो जाएगा ई। और हमको यहाँ पे लिखा हुआ है जो एंगल बी जो है ना बच्चा, वो एंगल सी के बराबर में है। ठीक है, जो इस तरीके से, और बी डी बराबर में हमको सी भी दिया था, सिद्ध करना है मुझे ये। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, दिया हुआ है
जो पहले दिया हुआ होता है ना उसको लिखना है। तो एंगल बी बराबर में लिखा हुआ एंगल सी। आपको पता ही है अगर एंगल्स अगर इक्वल होता है ना, अगर कोण अगर बराबर होता है सामने के, तो सामने के भुजा भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे ए बी बराबर में क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चा, ए डी अब प्लस में बी डी भी लिख सकते हो। और ए सी की अगर बात करें तो ए सी में क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ए ई प्लस में ई सी भी लिख सकते हो। यहां तक तो बात समझ में आ गया। ए डी प्लस में क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको ए बी। अब ए बी मतलब मान लीजिए ए से बी थे, इसको ए डी प्लस डी बी करेंगे तो पूरा तब ना आएगा। फिर ए ई प्लस में अगर पूरा जोड़ेंगे ए सी के साथ तब ना आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आपको साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो बी डी बराबर में क्या लिखा हुआ है, बी डी बराबर में सी लिखा हुआ है। लिखा या सी बोलो या ए सी बोलो, तो बी डी बराबर चाहो तो आप यहाँ पे बी डी लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। अब यहां से यहां आ जाओ। अब यहाँ पे अगर लिखा हुआ है ए डी अब प्लस, देखो यहाँ फिर से लिखते हैं ए डी अब प्लस में बी डी इक्वल्स टू ए सी लिखने के लिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए ई अब प्लस में लिख सकते हैं ई सी। और दिया हुआ है यहाँ पर ये, चलिए इसको कहाँ लिखा जाए, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब इसको नीचे कर लो। अब यहाँ देखो आपको दिया हुआ क्या है, एक चीज और दिया हुआ है, दिया हुआ ये है जो बी डी बराबर में सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बी डी बराबर में सी दिया हुआ है। तो फिर से अगर बच्चा अगर यहाँ करो ए डी अब प्लस बी डी का बी डी ये रहने दो, फिर यहाँ पे ए ई का ए ही रहने दो, ठीक है। तो क्या मैं इसको ई सी की जगह पे फिर से बी डी लिख सकता हूँ, और जैसे लिखा तो बी डी से बी डी कैंसिल हो जाएगा। अब इससे क्या समझ में आता है, ए डी बराबर में क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। ए डी बराबर में क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। ए डी बराबर में ए ई हो गया। अब ये समझ में, और ऑलरेडी दिया है बी डी बराबर में ए सी। इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो आप सेकेंड इक्वेशन। सो अब इस प्रकार ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो अब क्या करो, इसको ऐसे लिखो। तो आप इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए डी बाय डी बी, ए डी अब बाय में लिखेंगे डी बी या बी डी लिख सकते हैं। और उसके बाद ए ई अब बाय में क्या लिख सकते हैं, ई सी लिख सकते हैं। और ये जो बराबर होगा, ये बराबर जो होगा किसके हिसाब से हो जाएगा बच्चा, इसको करेंगे सी पी एस टी के हिसाब से, कन्वर्ज थ्योरम के हिसाब से आपको तो लिख सकते हो। कन्वर्ज थ्योरम मतलब क्या, सी बी पी टी की वजह से, ठीक है। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, ए डी अपॉन में डी बी हो गया और ए ई अपॉन में इसी हुआ, मतलब ए डी ए के बराबर में, ऐसे भी बोल सकते हैं ए डी ए के बराबर डी बी इसी के बराबर। जब ऐसा है तो हम कह सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल समानांतर हो जाएगा किसका, बीसी का। बात खत्म। यही आपको लिखना है, यही आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, ठीक है। प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बातें लिखा हुआ था। यहाँ से शुरू करना और ये लिख लेना, बहुत ही जहन यूनिक क्वेश्चन है। चलो बच्चा अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23। अच्छा 23 की अगर बात करें बच्चा, यहाँ पे बोला गया इसका क्षेत्रफल निकाल दिए गए। यहाँ पे एस टी अनुपात दिया हुआ, सॉरी एस टी जो है ना समानांतर दिया हुआ है क्यू आर का। यदि एस टी 3 सेंटीमीटर दिया गया, क्यू आर 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तथा अगर क्षेत्रफल पी एस टी 15 सेंटीमीटर हो तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है। चलो अगर एस टी, अगर ऐसा लिखा हुआ है एस टी, अगर मान लीजिए क्यू आर का ये अगर क्या दिया है समानांतर, जब अगर ये समानांतर होगा ना बच्चा, इसमें क्या माना जाएगा, इसमें माना जाएगा ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये प्रोपोर्शनली साइड बना देगा, पी एस बराबर में पी क्यू एस सब प्रोपोर्शनली बना देगा। तो आप इसको ऐसे लिखो, पी क्यू, अगर पी क्यू की बात करें, क्यू आर की बात करें, एस टी की बात करें, तो आप ऐसे लिखो क्यू आर जो होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्यू आर, मतलब एस टी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एस टी जो होगा वो हो जाएगा क्यू आर का प्रोपोर्शनल्स बनेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं लिखूं यहाँ पे पी एस के बराबर में अगर मैं यहाँ पे लिख दूं पी एस के प्रोपोर्शनली, अगर प्रोपोर्शनली बात समझ में आ रहा है, अगर एस टी लिखते हैं और पी एस के प्रोपोर्शनल,
तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, एस टी बाई क्यू आर इक्वल टू पी एस बाई पी क्यू इक्वल टू बी टी पी टी बाई पी आर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि पी एस टी जो है ना आपका सिमिलर है, एक जैसा है पी क्यू आर का, इसी वजह से होगा। तो आप यहाँ पे अगर बात करें त्रिभुज क्षेत्रफल बात बोला गया, ठीक है, तो क्षेत्रफल अगर मान लीजिए अगर बात कर लेते हैं त्रिभुज पी एस टी, तो पी एस टी का बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल अगर बात करें त्रिभुज पी क्यू आर का, यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा आपका एस टी का रूल होता है एस टी बाय क्यू आर का साइड ऑफ द स्क्वायर का बनता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये रूल के हिसाब से क्षेत्रफल पी एस टी कितना दिया हुआ है 15, तो क्षेत्रफल निकालना है आपको किसका? तो त्रिभुज पी क्यू आर का निकालना है। अब एस मतलब कितना दिया? एस टी 3 दिया हुआ, अब क्यू आर कितना दिया? 6। अब इसका अगर सिंपलिस्ट करते थे 1/2 इसका स्क्वायर, तब 15। क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है आपका पी क्यू आर का, ठीक है, तो 1/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पे क्रॉस गुना अगर करिएगा तो क्षेत्रफल जो है ना आपका निकल के आएगा त्रिभुज का पी क्यू आर बराबर में 15 चौका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कितना हो जाएगा बच्चा इसका? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब बोला गया किसी वृत्त का केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अब यहाँ देखो, इसमें बोला गया यहाँ पे बच्चा 24 नंबर क्वेश्चन में, जैसे मान लो एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है ना, और ऐसे खींचा गया। अब ये मान लो सेंटर से है और यहाँ से, तो बोला गया द लेंथ किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, ये ओ मान लो, ए मान लो और बी मान लो, ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो इसको मैंने मान लिया ए और बी। अब ये कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। और बोला कि यहाँ पे दूरी पर किसी बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब ये क्या है? P, ठीक है, रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट, ये कितना दिया हुआ है? 12। रेडियस निकालना है, मतलब ये हो जाएगा। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चा? तो यहाँ पे सीधा सा लिख सकते हो ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये क्या होता है? तो कर्ण होता है, तो कर्ण के स्क्वायर में से, कर्ण के वर्ग में से अगर आधार के वर्ग को अगर माइनस कर लिया जाए तो आपको निकल के आ जाएगा त्रिज्या। ओपी कितना दिया हुआ है? 13, तो 13 का बनेगा वर्ग, और एपी कितना दिया? 12, तो 12 का वर्ग बनेगा। अब ओ ए है, तब ओ ए अगर निकालना है बच्चा तो सीधा यहाँ पे क्या करना पड़ता है? रूट लगाना पड़ेगा। तो रूट अगर जैसे लगाते हो तो देखो, तो क्या करना पड़ेगा? 13 का स्क्वायर कितना बनेगा? 169। 12 का स्क्वायर कितना बनेगा? 144। तो यहाँ पे ओ ए की अगर बात करें तो 169 में से 44 हो जाएगा 25। तब 25 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट वर्ग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 5। इसका मतलब त्रिज्या जो हो जाएगा वो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यही है आपका त्रिज्या, यही आपका क्या होगा? त्रिज्या होगा। ठीक है बच्चा, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए क्या बोला जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 25 बोला गया है किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ देने पर वो 5 के बराबर हो जाता है। यदि अंश के और हर में 1 घटा दिया जाए तो वो 7 के बराबर हो जाता है। तो इन कथनों को एक समीकरण के रूप में लिखें। मतलब सिंपल सी बात है। तो मान लीजिए यहाँ पे माना कि अंश x है और हर y है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या बोला गया है? किसी भिन्न के अंश में और हर में 2 जोड़ दें। तो मान लीजिए अंश हुआ x, इसमें 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो, तो बन जाता है यहाँ पे 5 के बराबर, ठीक है। इसको अगर क्रॉस गुना अगर कर लेते हैं तो बन जाएगा x + 2 और यहाँ पे बराबर हो जाएगा 5y प्लस में हो जाएगा 10। तो यहाँ पे बन जाएगा x - 5y, ठीक है, x - 5y अब बराबर में हो जाएगा 10 में से 2 चला गया तो बचेगा 8। तो ये बनेगा पहला समीकरण, ठीक है। और अब आगे देखो, अब आगे क्या बोला गया है? यदि अंश और हर में 1 घटा दिया जाए, तो अंश है आपका x, इसमें से 1 घटा दो, और y है आपका हर, उसमें से 1 घटा दो,
तो बन जाता है आपका 7 के बराबर। तो आपको क्या करना होगा, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू y 7y, क्योंकि क्रॉस गुना करना पड़ता है, तो 7y माइनस हो जाएगा 7। तो यहाँ पे x माइनस 7y इक्वल्स टू -7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे x माइनस 7y इक्वल्स हो जाएगा -6 होगा। तो ये आपका रहेगा दूसरा समीकरण। तो वो पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। तो हमको बोला गया बच्चा इसमें सिर्फ आपको समीकरण को सॉल्व करने के लिए, तो मैंने सिर्फ समीकरण को सॉल्व किया। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन से यहाँ बोला गया निम्नलिखित बटन का माध्य ज्ञात करें। तो माध्य बहुत सिंपल है, इसको यहाँ पे लेके चलते हैं। 0 से लेकर बोला गया 10 है, फिर बोला गया यहाँ पे 10 से लेकर 20 है, फिर 20 से लेकर क्या बोला गया यहाँ पे 30 है, और 30 से लेकर बोला गया 40 है, और 40 से लेकर बोला गया यहाँ पे 50 है। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का वर्ग अंतराल होता है बच्चे, इसको CI से बोलते हैं, इसको बारंबारता बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और मैं इसको बना देता हूं आपको प्रत्यक्ष मेथड से, मतलब डायरेक्ट मेथड से, मतलब यहाँ पे आपको x मतलब यहाँ पे क्लास मार्क निकाल के आपको क्या करना होगा, आपको सीधा जोड़ घटा गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे मान लेता हूं fx। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसका कितना दिया, बराबरता 8 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है। तो इसका x कितना निकलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। 0 प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पे 10, 10 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ पे 10, अब यहाँ पे हो जाएगा 10, अब 20 कितना जाएगा 30, 30 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 15, अब 20 अब 30 हो जाएगा जोड़ने पे 50, अब 50 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 25। अब यहाँ पे आपको कितना का नजर है, 10 10 का फर्क आ रहा है, तो यहाँ जाएगा 35 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 45। अब इसको क्या करना है f इंटू एक्स, इसको आपको गुना करना है। 8 5 से कितना हो जाएगा 40, 15 15 कितना हो जाएगा 225, अब 25 ये कितना है दिया वो 12। ठीक है, तो मतलब मुझे यहाँ पे गुना करना ही पड़ेगा। तो चलो इसको फटाफट गुना कर लेते हैं, कितना दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर बच्चा 12 गुने 25 करते हैं तो हो जाता है आपका 300। फिर यहाँ पे अगर मैं 35 को गुना कर लूँ 16 से तो होता है 560, और फिर यहाँ पे 9 को अगर 45 से गुना करते तो हो जाता है 405। अच्छा, डायरेक्ट मेथड से, प्रत्यक्ष मेथड से क्या होता है फॉर्मूला, समेशन ऑफ एफ एक्स बाय में समेशन ऑफ एफ होता है। तो आप इसको क्या करो जोड़ो, समेशन ऑफ यहाँ पे एफ एक्स करो, फिर यहाँ पे समेशन ऑफ क्या करना पड़ेगा एफ, मतलब इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो 8 15 यहाँ पे हो जाएगा 23, और 23 यहाँ पे हो जाएगा 12, प्लस हो जाएगा 16, प्लस हो जाएगा 9, मतलब ये जो दिख रहा है बच्चा ये कितना दिया हुआ है 60, ये दिया हुआ यहाँ पे 60। अभी तो मल्टीप्लाई कर चुके हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे कर लेते हैं इसको सम। तो सम अगर करते हैं तो यहाँ पे 40, अब प्लस में हो जाएगा 225, प्लस हो जाएगा 300, अब प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 560, अब प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 405, लगभग में 15 30 यहाँ पे आ रहा है, तो सीधा 15 30 अब बट्टे में हो जाएगा समेशन में फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 60। तो 15 30 को 1530 रुपया को, रुपया तो नहीं है, डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे कितना निकल कर आ जा रहा है 25.5। अच्छा, एक्स पे अगर बार होगा तो यही होता है आपका मध्य, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका माध्य, मीन। ठीक है, बात समझ में आ गया, यही आपको करना है। चलिए बच्चा अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है 27 नंबर। क्या लिखा है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप दिया हुआ है तो इसका चाप की लंबाई ज्ञात करें। इसका फॉर्मूला पता है बच्चा क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर में, तो चाप की लंबाई बराबर में फॉर्मूला बनेगा थीटा बाय 360, अगुण्य हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर, यही फॉर्मूला होता है। थीटा मतलब यहाँ पे जो केंद्र का चाप का जो दिया गया कितना हो जाएगा 120 बट्टा में 360 अगुण्य 2 पाई का वैल्यू आपको जितना लेना है ले सकते हो, तो 22/7 ले लेते हैं। और आर कितना दिया, आर मतलब क्या होता है त्रिज्या, जो कि दिया हुआ है 14, इसको इससे कैंसिल कर लेते हो जाएगा 2, और यहाँ से इसको कैंसिल कर लेते हैं तो हो जाएगा 3। ठीक है, तो और तो कुछ है ना, 44 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 88। देखिए 22 को 2 से गुना करेंगे 44, 44 को 2 से गुना करेंगे तो 88 हुआ। अब 88 को अगर मान लीजिए अब 88 को अगर आप गुना करते हो और डिवाइड करते हो तो कितना निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे 88
22 को 2 से किया तो 44, 44 को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से तो 88, अब आई में हो जाएगा 3, तो 88 डिवाइडेड बाय 3 तो लगभग में आ जा रहा है बच्चा 29.34 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर में। यही हो जाएगा चाप की लंबाई, यही होगा चाप की लंबाई। ठीक है, ये हुआ चाप की लंबाई। ठीक है बच्चा, ये था क्वेश्चन नंबर 27। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 28। तो 28 में बोला गया यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की दुगुनी है, आधार की त्रिज्या की दुगुनी है। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न आप यहां से देखो, सीधी सी बात है, ऊंचाई जो होगा वो दुगुना हो जाएगा। तो माना कि यहाँ पे त्रिज्या, माना कि जो त्रिज्या है वो त्रिज्या क्या है, आर है, तो ऊंचाई बोला, ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एच, इसका दुगुना है। अब उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, 2πr(h) होता है। तो कितना लिखा हुआ है, 616, तो यहाँ पे लिखो 616 2, अब पाई के वैल्यू हो जाएगा, लेने के लिए बोला है कितना, नहीं है, तो यहाँ लिख दो 22/7 इंटू आर। आर के जगह पे आपको क्या रहेगा, तो बोला कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे h जो होगा वो तो हो जाएगा उतना ही, r का r ही रहेगा। तब मतलब यहाँ पे r का r ही रहेगा, लेकिन h के जगह पे क्या हो जाएगा 2r, क्योंकि ऐसा बोला गया, डबल बोला है, लिखा हुआ है ना, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की, जो भी आधार की त्रिज्या होगा उसका दुगुना होगा, मतलब अब हाइट कितना हो जाएगा, अब हाइट माना जाएगा 2r माना जाएगा। ठीक है, तो मुझे इसका रेडियस पता करना है, तो आप इसको गुना करना पड़ेगा, 616 को यहाँ पे गुना कर लो 7 से, और 22 गुना हो जाएगा 44, 44 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 88, 88 आर स्क्वायर, क्योंकि इसको इससे गुना कर ली, इसको इससे गुना कर, 88 आर स्क्वायर, और 7 इससे गुना हुआ, तो अब 616 और गुने 7, अब बट्टे में हो जाएगा 88, मतलब यहाँ पे आर स्क्वायर। ठीक है, 88 को इससे अगर गुना करते बच्चा तो कितना निकल कर आ जाएगा, 88 मतलब यहाँ पे 7, हाँ 7 निकल कर आ जा रहा है, 8 7 56 आ जाएगा, तो 7 इंटू 7 इक्वल टू यहाँ पे आर स्क्वायर, तो सिर्फ आर निकालना है तो 7, तो त्रिज्या इसका आंसर कितना हो जाएगा, त्रिज्या इसका कितना निकल के आ जाएगा, 7 निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चा, ये था क्वेश्चन नंबर 28। अब यहाँ पे 29 नंबर की अगर बात करें तो सीधा सीधा यहाँ पे निकाल देते हैं, लिखा यदि 3 सिक्का है, तो देखो बच्चा अगर 3 सिक्का होता है ना, तो 3 सिक्का का जो आउटकम होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाता है। ठीक है, तो आप इसमें अगर 8 हुआ तो जैसे मान लीजिए हेड हेड ऐसे करके तीनों एक साथ लिख सकते हैं, टेल टेल ऐसे करके एक तीनों साथ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि तीनों सिक्कों का एक साथ उछाला जाता है, तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रयत्नता क्या है, तो यही आने का परिणाम हो सकता है, तीनों एक ही बार कितना दुयुग्न आ सकता है, तो 2 अब बट्टे में कितना हो जाएगा 8, मतलब यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी अगर बात करें दोनों का बोला गया परिणाम, मतलब यहाँ पे एक ही परिणाम, तो इसको लिखिएगा कैसे, तो एक ही मतलब प्रयेकता हो जाएगा, प्रयेकता हो जाएगा एक ही परिणाम का, तो एक ही परिणाम, तो परिणाम यहाँ पे हो जाएगा 2 बट्टा कितना हो जाएगा 8 होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2/8, अब इसको कटा दो कितना हो जाएगा 1/4 इसका आंसर होगा, आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 30 नंबर की अगर बात करें तो 30 नंबर क्वेश्चंस में क्या बोला गया, यहाँ पे यदि आप 2 डाइस को आप फेंकते हो, तो सिंपल सी बात है बच्चा, जब 2 डाइस को फेंकिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें तो 2 डैश का फेंकेंगे तो उसके आउटकम कितना निकल कर आता है, तो 2 डैश को फेंकने के बाद आता है उसका आउटकम 36 आता है। ठीक है, अब बोला कि यदि 2 डैश को अगर आप फेंकते हैं दोनों पर आने वाले अंकों का अंतर 3 क्या कितना प्रयुक्ता होगा, तो 3 आने का यहाँ जो लिखा हुआ है दोनों पर 3 आने, 3 के अंतर, 3 के अंतर आने की अगर प्रयेकता की अगर बात करें तो देखो सबसे पहले इसमें कितना होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 है, 6 को अगर 36 अगर भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/6, तो कितना होगा इसका आंसर, प्रयेकता कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको वैसे नंबर लेने हैं जिसकी अगर डिफरेंसेस अगर करते हैं, प्रयेकता अगर आप निकालते हैं तो कितना निकल कर आ जाएगा, ऐसे कौन कौन सा नंबर हो सकता है बच्चा, ऐसे कौन कौन सा नंबर हो सकता है जिसको आप माइनस करोगे तो आ जाएगा, तो मैं आपको बता दूं छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा,
जैसे मान लीजिए बोला क्या है आपको ऐसे दो नंबर है ना जिसको माइनस करने पे कितना आना चाहिए, तो 3 आना चाहिए। ठीक है, तो एक आ जाएगा आपका 2,5 जिसको आप माइनस करो तो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 3,6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका अगर आ जाएगा, अगर माइनस करते हैं तो 5,2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो आ जाएगा 6,3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा और कौन सा नंबर है जिसको माइनस करने पे आपका कितना आ जाना चाहिए, तो 3 आ जाना चाहिए, 4,1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा नंबर हो सकता है जिसको माइनस करने पे आपका 3 आना चाहिए, तो 5,2 तो हो गया, यहाँ पे 5,4 नहीं हो सकता है। ठीक है, और कोई नंबर हो सकता है 3,6, हाँ आ जाएगा 3,6। तो यहाँ पे ऐसा ये देखिए आपको यही सब नंबर है जो एक दूसरे से माइनस किया। 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3, मतलब एक दूसरे से माइनस करना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आ जाएगा। तो आई होप आपको मैंने 30 तक क्वेश्चंस समझाने की कोशिश किया जो कि आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो बच्चों आप लोग क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझना है और जहां पे समझ में नहीं आया हो आप वहां पे मुझे कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू।